नमस्कार, आदाब और फिर से हम हैं यहाँ पे for the Oops I Said It season 5 and episode 2 with সন্দীপ দত্তা দাদা। দাদা নমস্কার, কেমন আছেন? ভালো আছেন আপনি? दादा नमस्ते। मैं बहुत ठीक नमस्कार। ठाक। आप कैसे हो? बस बढ़िया दादा। बस ये नया सिस्टम जो थोड़ा सा लिया है ना, इसको चेक करने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है, तो माफी 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 कि थोड़ा बहुत ऐसा ऐसा हो रहा है, पर अब मुझे कोई लगता है बात अब नहीं। सब सही हो जाएगा। एंड एवरीथिंग विल बी गोइंग राइट नाउ। एंड कुछ ना कुछ होता ही रहता है। एक मिनट। ओहो, यस दादा। And I hope now we are live on this thing on my page or on my institute page. दादा, पहले तो मुझे ये बताइए कि लॉकडाउन कैसा चल रहा है आपका? दिल्ली लॉकडाउन में का। कोई लॉकडाउन नहीं है। दिल्ली में तो अभी यूपी में है। दिल्ली में तो नहीं है अभी कोई लॉकडाउन। हाँ, मतलब दिल्ली में अभी नहीं है, पर वैसे तो लॉकडाउन का पंगा तो है ही ना भैया। हाँ, वो तो है ही, वो तो रहेगा ही। अभी हम लोग लॉकडाउन का आनंद ही उठा रहे हैं। वी आर एंजॉयिंग इट बिकॉज नथिंग टू डू, सिटिंग एट होम। घर का खाओ, घर में यस, रहो, कहीं नहीं आना, कहीं नहीं जाना, किसी का नहीं। बिल्कुल भैया दादा। मतलब मुझे इनफैक्ट लॉकडाउन से मुझे प्रॉब्लम नहीं, मुझे लगा कि इतना ज्यादा काम किया एक टाइम पे कि आई एम क्वाइट इंजॉइंग द लॉकडाउन ऑन द होल। मुझे मजा ही आ रहा Yeah, लॉकडाउन को। even for me also, even for एंड me मुझे also, I was so busy in last। या हाँ, बोलो बोलो। अच्छा दादा, मुझे जानना है, लाइक एज आई हैव बीन टेलिंग दैट दिस इज द शो ऑफ शो स्टॉपर्स, बिकॉज मैं मानती हूँ कि एक शो को करने के लिए आर्टिस्ट को अगर फोटोग्राफर, लाइट डिजाइनर, मेकअप आर्टिस्ट, एंकर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, म्यूजिक डायरेक्टर का अगर साथ ना मिले तो आर्टिस्ट को कोई भी शो करना मुश्किल है। लाइक इट इज गोइंग टू बी लिटिल डिफिकल्ट, इट्स गोइंग टू बी नॉट लिटिल बट इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट। स्टेज पे अगर कोई लाइट, अगर लाइट ही ना करे, अगर उसको वो the light designing magnifies the show. So how did you think of going into the thing of light designing for a show? What made you go into it? Okay, for any basically what is light? If light is not there, everything is dark. So basically, the light designer's job basically it has to improve or enhance the system, your dance performance with colors, which goes with Right, your dance or mood or with the ambience. So you have to be very careful what kind of lights and colors which we want to use in particular scenes. So right, initially हम लोगों को we have to go, we have to बैठना पड़ता है या देखना पड़ता है, देखनी पड़ती है। फिर उस हिसाब से हम लोगों को प्लान करना पड़ता है विद द कोरियोग्राफर या जो भी का उसके साथ डिस्कस करते हैं कि उनका क्या विजन है। पहले तो उनसे पता करना पड़ता है कि वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या मांगते हैं एक लाइट डिजाइनर से, वो क्या उम्मीद करते हैं, क्या सोच रहे हैं कि वो क्या इस प्रोडक्शन के लिए या किसी भी डांस पीस के लिए क्या उनके दिमाग में क्या चल रहा है। उसके बाद फिर हम अपने हिसाब से इसके एक विजुअलाइजेशन इमेजिनेशन करके उनके साथ फिर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि विजुअलाइजेशन इमेजिन करने में तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन right, प्रैक्टिकली क्या क्या पॉसिबल है वो right, बहुत जरूरी भी हो, किसी भी हो, right, वो बहुत देखना जरूरी। तो उसके अनुसार right. दादा, आपके वहां से थोड़ा नेट का देखिए, थोड़ा नेट वो हो रहा है। आई वांटेड टू आल्सो नो कि अगर किसी यंगस्टर को लाइट डिजाइनिंग में जाना है तो what is the qualification, what is the study that they need to do apart from having the sense or the ability of lighting or creation या creativity? What is the basic qualification needed?
बेसिक क्वालिफिकेशन फॉर द लाइट डिजाइन नॉट इज क्लियर, और अभी प्रॉब्लम है यस, अभी नेट थोड़ा की? बेटर है दादा, बेटर। बेटर। बेसिकली लाइट डिजाइन के लिए कोई भी अगर कोई प्रोफेशनल इसको लेना चाहता है, अब इंडिया में या हमारे दिल्ली में स्पेशली इसका कोई इंस्टीट्यूट नहीं था जब हम लोगों ने सीखा। हम लोगों ने इसको एक बोला जाए तो बेसिकली गुरु शिष्य परंपरा के हिसाब से सीखा, जी जी क्योंकि जी। बड़ी अनकन्वेंशनल लाइन है जिसमें एक रेगुलर लाइन नहीं है। जो एक होता है ना कि आपने ये किया और ये पढ़ा और उसके बाद आप डॉक्टर इंजीनियर या जो भी आप चले गए। इस राइट स्ट्रीम में ऐसा कुछ जब मैंने सीखना शुरू किया था तो ऐसा कुछ भी नहीं था। सो राइट। इनिशियली मैं बैकग्राउंड से भी नहीं बिलोंग करता, क्योंकि मैं बेसिकली मेरी बेसिक एजुकेशन यूपी में हुई थी सारी, बॉर्न एंड ओके, बॉटम इन यूपी यूपी। में कहाँ पे? सो उसके यूपी में बाद तो मैं भी, दादा कहाँ पे, यूपी में कहाँ पे? I was born in at Dehradun. ओ देहरादून, वाह। Now it's Uttarakhand. अच्छा, हाँ, उत्तराखंड। ओके basically, my father was in UP Health Services. He retired as the Chief Medical ओके Officer, Moradabad. ओके We travel in with him to the lots of towns and small towns of UP. So राइट। travel करते करते finally जब वो retire हो गए तो he came down to Delhi. ओके क्योंकि दिल्ली में हमारा घर था टेगोर पार्क में, तो यहाँ पे जी आके जी माय फादर सेटल हो गया। जी जी। सो मेरे को कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई इनिशियल कुछ भी नहीं था। तो ऐसे जैसे होता है यंगस्टर, हम लोग जब आए वापस तो दिल्ली में आके 12th से दिल्ली आए थे इंटरमीडिएट करके यूपी बोर्ड से। तो ऐसा कुछ था क्या करेंगे, तब शायद कैरियर ओरिएंटेशन उस जमाने में इतना ज्यादा होता भी नहीं था शायद, एक जो जी आज के जमाने में है उस टाइम शायद था भी नहीं उतना। तो आने के बाद फिर देन आई ज्वाइंड ईटी एट लोधी रोड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन एट लोधी जी रोड। वहां से मैं जी आई डन इट डिप्लोमा फॉर 3 years। जी जी। एंड उसके करने के बाद वाइल लकीली गौतम दा हु इज माय गुरु, गौतम भट्टाचार्य, वी ओके, स्टेज इन सेम कॉलोनी। सो वो बोलते हैं ना कि यू आर एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस, राइट एक बहुत पुराना प्लेस। वो है। तो हाँ। लकी फॉर मी दैट आई वाज एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। सो ओके। उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मेरे से पूछा व्हाट इज योर प्लान, क्या सोच रहे हो? तो मैंने कहा कि मतलब हम लोग दुर्गा पूजा में मिलते थे, तो दुर्गा पूजा में मिलते हैं कि हमारा एक दुर्गा पूजा होती है यहाँ छोटी सी, हाँ तो हम लोग हाँ उसमें इन्वॉल्व होते थे। तो उन्होंने देख के काफी उनको खुशी हो, तो उन्हें एक होता है ना कि एक इंटरेक्शन, जनरल इंटरेक्शन। तो हाँ उन्होंने हाँ कहा हाँ। कि अब ये करोगे, ये लाइन करोगे? हम्म, तो उस लाइन के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं था। जैसे अभी तुमने पूछा कि एक लाइट डिजाइनर के लिए क्या जरूरी है, हाँ तो हाँ मुझे भी कोई आइडिया नहीं था कि लाइट डिजाइनिंग क्या चीज होती है। इवन मेरे फादर डॉक्टर थे, उनको भी कोई आइडिया नहीं था। इवन इनफैक्ट उस जमाने में 1990 मतलब 87 88 में लाइट डिजाइनर्स तो किसी ने सुना ही, वर्ड ही ऐसा होता था कि लाइट डिजाइनर क्या, एग्जैक्टली सबको एग्जैक्टली। लगता था पता नहीं क्या क्या जॉब है। तो मैंने अपने फादर से बोला, तो इनिशियली उन्होंने बोला, उन्होंने जैसे नॉर्मल फादर का होता है आसपास पता किया भाई क्या लाइन है, कोई कुछ बता नहीं पाया क्योंकि एक जनरल कोई था ही नहीं, बड़ा अनकन्वेंशनल लाइन है, कोई कुछ नहीं बता पाया। कहा कि पता नहीं क्या है भाई। तो मेरी फादर उस टाइम कर दिया कि नहीं नहीं करना, ये लाइन नहीं करनी है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने एक जॉब सर्च करना शुरू किया कि चलो चल इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा तो हो गया है, एक जॉब कर ले कहीं पे। तो कर उसको सोचते सोचते देन अनफॉर्चुनेटली फादर पास्ड अवे। ओ, तो उसके बाद फिर आई आस्क्ड माय ब्रदर कि एंड मदर कि मैं इसको कर सकता हूँ। तो वो एग्री करी, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है चलो भाई एक ट्राई करो। तो फिर हाँ मैं गौतम दा को अप्रोच किया, मैंने बोला कि मैं ये सीखना चाहता हूँ। तो उन्होंने राइट। बोला ऐसे कैसे सीखोगे, तुम्हारा कोई क्योंकि क्लासिकल बैकग्राउंड भी नहीं है और क्लासिकल म्यूजिक के बारे में अगर मैं बोलूँ तो मुझे सी भी नहीं पता था। बिल्कुल ओके। ऑनेस्ट कन्फेशन कि मेरे को कोई आइडिया ही नहीं था कि क्या चीज होती है ये। राइट। तो नेचुरली उन्होंने कहा कि ऐसे तुम कर सकते, पहले आप जाओ, आप प्रोग्राम देखना शुरू करो। सबसे पहले तो आपको इसको एंजॉय करना सीखना पड़ेगा। काम तो दूर की बात है कि काम सीखना नहीं सीखना, तो जब तक इसको एंजॉय नहीं करोगे तब तक सीख ही नहीं सकते तुम इसको, कि सीखना पड़ेगा, सीखोगे कैसे? मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने घूमना शुरू किया उस जब भाई कमानी, मंडी हाउस, इधर उधर जहां जहां प्रोग्राम होते थे, चाहे क्लासिकल हो, राइट। सिंगिंग हो,
और जहाँ प्लेज होते थे तो उस टाइम बैरी जॉन के बहुत प्लेज होते थे, और काफी सारे डांसर, माधवी जी, काफी सारे डांस हाँ वगैरह होते थे, सारा देखा। देखते देखते धीरे 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 समझना शुरू हुआ। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत सीख लिया, मतलब एक छोटा सा पता लगा कि हाँ ऐसी कोई चीज होती है, और वो धीरे जी धीरे समझ में आने लगी। 2 साल जी लगे उसको समझने, सुन के जी समझने में कि है क्या चीज। फिर हाँ जब वो चीज माइंड फ्रेम तैयार हुआ तो मैंने उनसे बात करी कि अच्छा चलो दादा आप सीखना है, तो हाँ बोला ठीक है सीखना है। उस टाइम लाइट डिजाइनर्स की उतनी वो दादा ही थे, गौतम दा ही करते थे सबके लाइट, हाँ ऐसी कोई डिमांड नहीं थी, ऐसा कोई बहुत ज्यादा काम भी नहीं होता था। आप हाँ 4-4 लाइट डिजाइनर आ जाएंगे और काम होगा हाँ उस टाइम पे। तो हाँ अब मेरे को घर अपना वो भी देखना था। उन्होंने बहुत पहले ही कह दिया था कि ठीक है तुम लाइट डिजाइनिंग करो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन डोंट मेरे ऊपर तुम डोंट बैंक ऑन मी, कि कल आज से 10 साल बाद मेरे से ये मत आके कहना कि दादा आपने मेरी लाइफ को। बर्बाद कर दी। हाँ मतलब ऐसा ना हो कि कल की डेट में वो बोलो, तुम मुझे आके बोलो 10 साल बाद की मेरी लाइफ को मैं तो कुछ और कर रहा था। अभी भी टाइम है तुम्हारे पास, अगर तुम नहीं करना चाहते तो कोई फोर्स नहीं है, नहीं करना राइट चाहते कोई बात नहीं। मैं कहा नहीं करना है, तो उन्होंने कहा राइट कि खाली इसको करके तुम अभी अपनी लाइफ नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतना काम नहीं है मार्केट में। तो उन एक आइडिया कि जो हम एक मैं एक साउंड कंपनी खोलता हूँ, साउंड हायरिंग कंपनी, क्योंकि उस टाइम साउंड हायरिंग की बहुत डिमांड थी और काफी लोग कम थे जो साउंड में जाते थे। तो राइट उन्होंने ये आइडिया दिया, उन्होंने कहा कि तुम एक साउंड में लाइटिंग खोलो, उससे तुम्हें बेसिक नॉलेज इंफॉर्मेशन पता लगनी शुरू होगी कि कहाँ बेसिक इंफॉर्मेशन एक एक जब कोई चीज होती है कैसे समझ में होनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। तो राइट मैंने एक कंपनी खोली उस टाइम। कंपनी खोलने के बाद स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच, साउंड सीखा। साउंड सीखने के लिए फिर मैं मॉडर्न स्टेज जाना शुरू किया, साउंड सिस्टम कैसे ऑपरेट करते हैं, फिर लाइट सिस्टम कैसे ऑपरेट करते हैं, सामान को एक उनके साथ जाना शुरू किया कि भाई कहाँ पर जब कोई अगर कोई प्रोग्राम हो रहा है मैदान में, तो स्टार्टिंग हाँ फ्रॉम स्क्रैच कि कहाँ से लाइट पुलर शुरू होगी और कहाँ जाके खत्म होगी, जब तक लगेगा नहीं और जब तक आएगा नहीं तुम वहीं रहोगे। ये उनकी एग्जैक्टली ट्रेनिंग थी कि उन्होंने बोला कि तुम आपको गोदाम से निकल के जाना है ट्रक में बैठ के, और जब आप खत्म हो जाएगा तो ट्रक में बैठ के आपको उनके गोदाम में वापस आना है, क्योंकि उस टाइम ऐसा यू आर कोई द लास्ट इंस्टीट्यूट नहीं था वन। हमारे पास हाँ हम सीख सके। तो मतलब उसमें पहले जाना और मतलब सबसे उन्होंने लास्ट में आना। हाँ, और अब वही चीज जो तुम लोग जब डांस सीखते हो, जैसे मेरे को पता है कि जब ट्रेनिंग शुरू होती है तो कैसे शुरू होती है, वही वही चीज इसमें भी जी थी कि उन्होंने जी बोला कि तुमको ऐसे करके सीखना है अगर सीखना है तो, क्योंकि अगर एवरेज काम करोगे तो फायदा नहीं है, उसमें मतलब राइट नहीं बनता। आपको कुछ करना पड़ेगा तभी आप कुछ कर पाओगे। तो ठीक है, उस टाइम था, जुनून भी था कि कुछ करना है, कुछ सीखना है। देयर वाज नो राइट फॉर्मल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो आई स्टार्टेड गोइंग विद डिफरेंट विद मॉडर्न स्टेज पीपल, इधर उधर जाना शुरू किया। गौतम दा के शो में गौतम दा के साथ जाना शुरू किया फ्रॉम द स्क्रैच कि कैसे लाइट लगती है, कैसे फोकस होती है, क्या होता है, कैसे एंगल पे लगेगी, क्यों लगेगी, क्या रीजन है इसका। वो सारी चीजें उन्होंने हमें बतानी शुरू करी। और एक अच्छी चीज होती है गुरु को मिलना, एक अच्छे गुरु को मिलना। लाइक आप लोगों को महाराज जी का एक जो ज्ञान रास्ता हमें गौतम दा ने जो दिखाया या सिखाया, वो शायद बहुत जरूरी था। अगर उन्होंने नहीं सिखाया होता तो शायद हम लोग वो नहीं कर पाते जो आज की डेट में कर। गौतम दा दादा तो सबसे ये बड़ी बात बहुत है कि जरूरी है कि गौतम दा इज अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। जो मुझे लगता है कि गौतम दा का सबसे अच्छा है कि इज अ वेरी नाइस पर्सन। इंसान इतने बढ़िया नॉट ओनली है। गौतम दा, उनका या नॉट ओनली गौतम दा या संगीता बोल रही थी, उनके बड़े ब्रदर जो संगीता ने जिनग्राफी सीखी है, जी 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 अमिताभ जी दा। तो वो सारे जी मतलब और इसीलिए शायद बोलते भी हैं कि अच्छे लोगों की संगति में रहना बहुत जरूरी है इंसान बहुत को, जरूरी है। यस चाहे कोई भैया भी हो, चाहे यस कोई भी दादा। हो। दादा आप आपका भी जैसे बहुत साथ है लोगों का, क्योंकि बहुत लोग आपके शो में हैं। सोनिया गुप्ता राव कह रही है दादा नमस्कार। अंजलि मुंजाल मुंजाल है। इन्हीं सिंह तो है ही हमारा दोस्त। मेघांशी है, और ऐसे करके बहुत सारे लोग आपके शो पे अभी है जो कि आपको वॉच कर रहे हैं। और मौलिना सिंह इज देयर। हाय मौलिना, नाइस दैट यू आर हियर। शी इज देयर फ्रॉम मुंबई एंड आरती इज देयर। एंड देन अश्विनी कुमार दुबे फ्रॉम खजुराहो, वो लिखे हुए हैं। वो है राहुल कैमाला जी हैं, नेहा निगम,
Rajesh Dhruv Sai Babu. Hi Rajesh, how are you doing? राजीव पुरी, आकांक्षा गाडिया, मेघना सिंह, और भी बहुत है, सारा नाम पढ़ूंगी तो बहुत देर हो जाएगा, पर मेरे पास बहुत सवाल है आपके लिए. They all are watching your show, दादा. And दादा, नहीं, जो सबसे बड़ी बात होती है हम जब करियर चूज करते हैं, इज द फाइनेंस. फाइनेंशियल सिक्योरिटी इस लाइन में कितना है? जब मैंने इसीलिए बोला कि जब मैंने शुरुआत करी थी तो जी एज ए कंपनी खोल के करी थी. जी जी जब मैंने शुरुआत किया था जी तो मैंने एज ए कंपनी खोल के किया था, क्योंकि उस टाइम लाइट डिजाइनर की डिमांड उतनी नहीं थी. जी और चूंकि लाइट डिजाइनर मेरे को काफी अपना देखना है या मेरे को चलाना है, तो मैंने जी. एक शुरू किया था जिससे मेरा जी. घर चल सके. बिल्कुल. और ये मैंने अपना प्रोफेशन बनाना था ताकि ये मैं इसको आगे ले जा सकूं. जैसे धीरे धीरे मैं इसमें सीखता गया और धीरे धीरे लाइट ये सब मतलब जो बोलते हैं ना कि पेड़ लगाया है हमारे, मतलब जो सीनियर्स हैं उन लोगों जी. ने पेड़ लगाया, और पेड़ लग के जो तैयार हुआ वो सब तैयार हुआ, वो 2005 2004 के आसपास ये एक पेड़ बना जिसमें 2004-5 से लाइट डिजाइनर्स की ये डिमांड खुलने लगी. क्योंकि उससे पहले क्या होता था कि लोग इतना वो नहीं करते थे, सोचते नहीं थे इतना. तो धीरे धीरे 2004-2005 से 5 के बाद से एक चेंज आया लोगों की सोच में, फोटोग्राफर्स की सोच में, उसमें कि इसको हमें यूज करना है. तो वो जो एक दौर शुरू हुआ उसके बाद धीरे ये उठता ही चला गया. क्योंकि उसके बाद मतलब आज की डेट में कोई भी अगर कोई सोलो भी आता है तो भी वो लाइट डिजाइनर को बुलाना पसंद करता है. ठीक है ना. तो बेसिकली वही, अब जहां तक फाइनेंशियल उसकी बात है कि आज की डेट में अगर कोई इसको मतलब आप बोलो कि जहां हम हैं या जो और भी मेरे दोस्त हैं कई सारे, तो उसके लिए आज की डेट में बहुत कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत आशीर्वाद है सबका. लेकिन वो जो एक टाइम जो पीछे गया वो भी याद रखना बहुत जरूरी है कि आपको एक दिन में कोई आके बोले कि मैं का प्रोफेशन बन जाऊंगा, लाइट डिजाइनर बन जाऊंगा, वो बहुत मुश्किल है. कि आपको लाइट डिजाइनिंग डजंट मीन कि आपको आके सिर्फ बोर्ड पे बैठना है और उसको लाइट पर नीचे करना है, वो नहीं है. आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग बहुत उसको जरूरी है. बेसिक, हाँ बोर्ड तो आप ही चला लोगे. बोर्ड तो अगर मैं प्रोग्रामिंग करके दे दूंगा और तुमको बोलूंगा कि ये रहा बोर्ड, इसमें 1 नंबर में ये है, 2 नंबर में ये है, 24 बटन है, ये ऐसे लाइट है, एक एक करके उठा देना, ऐसे करके वो तुम भी कर लो. लेकिन एक उसकी जो वो सोच है कैसे बनेगा वो चीज और कहाँ कैसे लाइट लगनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा, करते करते आएगा. राइट राइट. Vidha Lal is also here and she says hi bestie and hello संदीप जी. आपने काफी काम विधा के साथ भी किया हुआ, मैंने खुद आपके शोज देखे हुए हैं along with विधा. सो जब आप, अच्छा मुझे ये भी जानना था कि जब आप कथक के लिए लाइटिंग करते हैं, कथक प्रोग्राम्स के लिए लाइटिंग करते हैं, और जब आप दूसरे के लिए करते हैं, बिजली वाली क्या बोल रहा है ये? बिजली वाला ये इन्हीं और मेरे का एक वो है ना, चलता है फोटो वाले एंड बिजली वाला. Hi, Inni. Thank you for all the support and all the help that you do. I'm right looking at the DSLR that he advised me to buy for the show, and amazing. And thank you so much for helping. कहते हैं कि हमारी fraternity में, दादा कहते हैं हमारी fraternity में unity नहीं है, पर ये बात मैं बिल्कुल नहीं मान सकती, क्योंकि मुझे तो सबके साथ यूनिटी दिखती है, मेरी दोस्ती सबके साथ है. सो आई रियली एंजॉय. तो मुझे लगता है हम सभी में बहुत प्यार है. दादा मुझे ये पूछना था, जब आप निर्भर करता है कि ये निर्भर करता है कि सामने वाला कौन है, यूनिटी के साथ होनी चाहिए और किसके साथ नहीं होनी चाहिए, ये भी लोग अपने हिसाब से वो करते हैं. सामने वाले के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है उसके लिए. जी भैया जैसा आप बोओगे वैसे ही आप सींचोगे ना, मतलब एज यू सो शैल यू रीप. बिल्कुल.
So that's बिल्कुल। and I would like to take this opportunity to congratulate you कि आपने सारा एफर्ट लगाया कि सारे आर्टिस्टों को इकट्ठा करने के लिए, और फिर आपने जो ईसीए का जो एक था स्टूडेंट्स के लिए जो था, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा था, बिकॉज स्पोर्ट्स वाज देयर, आर्ट वाज नॉट देयर, सो इट वाज समथिंग लाइक इट वाज क्वाइट अ शॉकर, इट वाज क्वाइट अ शॉकर कि आर्ट को इस तरीके से इग्नोर किया जाता है। तो आपने हम सबको इकट्ठा किया, एंड यू आल्सो आस्क फॉर आवर लेटर्स, जो हमने आपको पहुंचाए, हमारे लेटर स्कैन करके, फिर आपने सोनाल जी को देके, एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट दादा, संदीप दा, कंग्रेचुलेशंस। इसमें यंगस्टर्स का बहुत ही भला है। वी नीड पीपल लाइक यू जो कि आगे बढ़ के यंगस्टर्स को के हित के लिए सोचे और उनके लिए काम करें। दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक मेरे मेरे इंस्टीट्यूट में तो सारे खुश हो गए पेरेंट्स। तो मैंने उनको बताया कि आप, और मुझे था कि आप शो पे आ रहे हैं, तो ऑन लाइव ऑन रिकॉर्ड आई विल थैंक यू फॉर डूइंग दिस एंड हेल्पिंग स्टूडेंट्स। और आपकी इसी बात पे इन्हीं कह रहा है, बिल्कुल सही संदीप। अच्छा, बिजली वाला और फोटो वाला अच्छा क्यूट। विभा कपूर जी कह रही है हेलो अलकनंदा एंड संदीप दत्ता जी, सो स्वीट। हेलो विभा जी, इसमें वेलकम मैं एक चीज आप और कहूंगा, जी। जो जो ईसीए वाला था, एक्चुअली मेरे को इसमें मेरे को भी कमलिनी दत्त जी जो हैं, उन्होंने जी मुझे जी फोन किया था सबसे पहले जी कि संदीप ये ऐसा ऐसा हो गया है, क्या तुम उसमें कुछ जुड़ सकते हो मेरे साथ? क्योंकि जी उन्होंने मेरे से बोला कि संदीप तुम बहुत लोगों के साथ जुड़े हुए हो और जी तुम्हारे जी सबके साथ बहुत अच्छे वो हैं, अगर तुम जुड़ के अगर कुछ कर सकते हैं। मैंने कहा इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, बिल्कुल कोशिश जी करूंगा, होना नहीं होना तो अलग चीज है, लेकिन मैं जी अपनी तरफ से जो बन पड़ेगा, मैंने जी उसके लिए कमलिनी दी जी का आदेश था, मैंने इनको पूरा वो करते हुए, उन्होंने जब मुझे बोला कि तुमको ये कोशिश करनी है, मैंने कहा बिल्कुल करूंगा। और उसके बाद मैंने राजा राधा रेड्डी जी, गीता चंद्रन जी, रंजना गौहर जी, अपने सोनल जी तो हैं ही, इनके मतलब इन सब से मिल के, मतलब बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट साहब के पास जो चिट्ठी गई वो सोनल जी के थ्रू पहुंची वहां पे। और आपके सबने अपने अपने, जयप्रभा मेनन जी ने अलग कोशिश करी थी मिनिस्टर साहब के थ्रू, इसी तरह से राजा रेड्डी साहब ने जी ने अलग से कोशिश करी थी। सबने कोशिश करके देखी, जहां पर ईसीए का संबंध है उसपे सबके बच्चे इन्वॉल्व है ना, और ये सबके बच्चों के इन्वॉल्वमेंट्स की और बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है और दादा की, इन्वॉल्वमेंट्स की भी सबसे बात बड़ी नहीं बात है है ये। कि इस लॉकडाउन में जिस तरीके से आर्ट को इग्नोर किया जा रहा है, आर्ट फर्टर्निटी को, बिल्कुल दिस इज वेरी बिल्कुल इनजस्टिफाइड, बिल्कुल बहुत ही बिल्कुल इनजस्टिफाइड। मैं बिल्कुल इंजस्टिस है सबके साथ। मतलब आर्ट को, अभी पीछे जो सर्वे आया था कि आर्ट इज नॉट नेसेसरी, सीएनबीसी वालों का सर्वे था लाइव, सो शॉकिंग। तो उसको पढ़ के इतना दुख हुआ कि मतलब क्या है, मतलब आज अगर आर्ट नहीं है तो जीवन में हम लोग क्या, अगर ये 4 महीने निराश आपने बिना निराश आर्ट के आप निराश एकदम निराश हो जाएगा जीवन। बिल्कुल बिल्कुल वही चीज, एकदम पर निराश हो जाए। और दादा आगे आने वाले अभी कौन कुछ नहीं पता भी आने वाले कितना समय और ये चीज रहेगी, तो आर्ट का ही राइट तो सहारा है सबको। राइट एकदम। मतलब गाना बजाना चल रहा है तो थोड़ी सी सेन बिहेवियर है। अगर ये भी हटा दे हम लोगों की जिंदगी से तो लोग पागल हो जाएंगे, ऑनेस्टली, बिकॉज आई थिंक म्यूजिक एंड डांस आर द बिगेस्ट थेरेपी इन लाइफ। सो वो है। बिल्कुल दादा बिल्कुल मुझे ये पूछना था कि जब आप कथक के लिए लाइटिंग करते हैं, फिर भरतनाट्यम के लिए, मोहिनीअट्टम के लिए, कुचिपुड़ी के लिए, या किसी थिएटर के लिए, व्हाट इज द लाइटिंग डिफरेंट? बिकॉज वी सी अ डिफरेंट व्यू, विजुअल बहुत अलग आती है। और आपके दिमाग में क्या चलता है, लाइक व्हाट डू यू थिंक व्हेन यू आर डूइंग दी लाइटिंग्स फॉर दीज अलग अलग, इतने सारे पैरामीटर्स है चेक करने के लिए? इसमें मेरे जो दूसरे गुरु रहे हैं मिस्टर आर के ढींगरा ऑफ मॉडर्न स्टेज, उन्होंने मुझे ये बताया, सिखाया कि संदीप, लाइट्स आर सेम, इज हाउ टू यूज एंड व्हेन टू यूज, ओके। जो कि बहुत जरूरी है किसी भी उसके लिए। राइट लाइट्स आर राइट सेम,
अब शुरुआत में अब होता क्या है कि जैसे कुछ भाषा का खेल है। अब अगर हम भाषा नहीं समझेंगे, अब कथक में हिंदी में है तो हमको उसका तुरंत समझ में आता है भजन या जो जी भी कुछ। जी जी अब जी साउथ इंडियन भाषाओं में अगर हम चले जाते हैं तो जी उसका भाषा का मतलब समझना बहुत जरूरी है कि इसमें अब ठीक है अगर आप कोई कॉमन वो करते हैं कि राम कृष्ण विष्णु, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर जी किसी उसमें थोड़ा डिटेलिंग में चले जाते हैं वो लोग, जी तो फिर हमको उस गाने का मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। अगर हमें राइट उसका मतलब नहीं पता उस पदम का या उसका मतलब समझ में आया, तो आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। राइट, तो दैट्स व्हाट, सबसे मतलब बड़ी समस्या। साउथ इंडियन जो डांस स्टाइल्स है इतने सारे, उसके साथ भी आप करते हैं, तो टू अंडरस्टैंड ऑल दी लिरिक्स एंड टू अंडरस्टैंड द एथोस और मीनिंग, क्या डिपिक्शन होने वाला है, इट इज क्वाइट टू कीप इट ऑन योर सिस्टम। बिल्कुल, मैं वही, इसीलिए कोई भी जब ऐसा कोई प्रोडक्शन मेरे सामने आता है कोई भी, तो सबसे पहले मैं उसको म्यूजिक जब सुनता हूँ, म्यूजिक सुनने के बाद जो भी उसको कोरियोग्राफ कर रहे हैं, अब जहां तक मुझे समझ में आता है मैं अपने हिसाब से वो करता हूँ। फिर देन आई रिक्वेस्ट देम टू प्लीज ब्रीफ मी व्हाट इज द टोटल, क्या सार है इसका, ये जो आपने गाया इसका क्या मीनिंग जी है, इसके जी डायलॉग का क्या मीनिंग है। जब तक मुझे जी उसके डायलॉग के मीनिंग नहीं पता होंगे पहले में, या उसके गाने का मीनिंग नहीं पता होगा, मैं जी उसको अपने माइंड फ्रेम में विजुलाइज ही नहीं कर सकता। वो जी पॉसिबल जी ही नहीं है मेरे लिए। तो बिल्कुल बिल्कुल। अब कोई भी डांस जैसे मोहिनी अट्टम भी है, तो मोहिनी अट्टम में हाथ की मुद्राओं का बहुत रोल है। जी तो मुद्राओं को जब तक हम नहीं समझेंगे, मुद्राओं को जी जब तक देखेंगे नहीं, मुद्राओं से क्या दिखा रहे हैं, तो वो जब तक क्लियर नहीं होगा हमारे माइंड में, हम उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे। अगर वो सूर्य दिखा रहे हैं हाथ से, अगर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सूर्य दिखा रहे हैं, तो मैं उसका सन की वो ग्लोनेस कहां से लाऊंगा। तो वो एग्जैक्टली। समझना बहुत जरूरी है। नेचुरली शुरुआत में बहुत दिक्कत होती थी। शुरुआत में कथक इजी था कि हमारे लिए, क्योंकि हिंदी भाषी राज्य में से आए हैं, तो हिंदी भाषी को समझना बहुत आसान था हम लोगों के लिए। हाँ लेकिन जब हम साउथ इंडियन भाषाओं में चले जाते थे, तमिलनाडु या भरतनाट्यम कुचिपुड़ी, इन सब में जब हम चले जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता था समझना। बीइंग ए बंगाली, बंगाली पहले कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि यहाँ बंगाली तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। जी तो अब इसमें दिक्कत सिर्फ इतनी आती है शुरुआत में जो आई थी, इसको समझ के करना बहुत जरूरी है। अब वो अगर जी जैसे मैंने बोला कि सूर्य के बारे में बोल रहे हैं, अब अगर मैं सूर्य में अगर मैं वार्म लाइट ना देके मैं कोल्ड ब्लू लाइट दे दूं, तो सूर्य का सारा वही खेल चला खत्म। जाएगा, उसका एक जो भाव है वही चला जाएगा। या तो वो समझना बहुत जरूरी है। मैंने या एक बैले किया था पीछे, एक साउथ इंडिया में अंतरम बोल के हैं, उसमें सुहासिनी मणिरत्नम जी हैं, उनका थिएटर पार्ट है। जी यामिनी है, उसका कुचिपुड़ी पार्ट है। मोनियट्टम में गोपिका वर्मा जी हैं। और आपके कुचिपुड़ी में उसमें हाँ 4 लोग हैं। तो उसमें हर एक के जी साथ बैठ के मेरे को हर एक की स्टोरी समझनी पड़ी थी पहले बैठ के, कि वो क्या बताना चाह रहे हैं। नहीं तो जब तक मेरे जेन्युइनली को स्टोरी क्लियर नहीं होगी, मैं उसको निकालूंगा कैसे, क्या निकालूंगा मैं उसमें। और राइट हमें इसको सीखने के लिए हमें अपने भारतीय माइथोलॉजीज पढ़ना बहुत जरूरी है इस लाइन में राइट। आने के लिए। अगर आपने इसमें माइथोलॉजीज, इंडियन माइथोलॉजीज को अगर फॉलो नहीं किया है किसी भी डांस फॉर्म में, तो बहुत दिक्कत है आपके लिए, क्योंकि हमारे डांस फॉर्म सारे के सारे कहीं ना कहीं माइथोलॉजीज से जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं। म्यूजिक अलग हो सकता है, भाषा अलग हो सकती है, लेकिन माइथोलॉजी, अब कालिया मर्दन है तो कालिया मर्दन तो कथक में भी वही होगा और किसी और भरतनाट्यम में भाषा भी में भी वही, वही हाँ होगा। हाँ वही होगा, उसका मेन बेस वही होगा। अगर राइट। पद्मनाभन का कुछ है तो वो कथक में भी वही होगा, उसको वही होगा। तो जी हमें इंडियन जी माइथोलॉजीज जानना बहुत जरूरी है। और छोटी राइट छोटी स्टोरीज जो माइथोलॉजीज की, बड़ी स्टोरीज तो हम सबको पता होती है, नॉर्मल जो स्टोरीज है, लेकिन छोटी छोटी कई स्टोरीज है जो डांसर्स यूज करते हैं अलग अलग जगह पे, उनको राइट जानना बहुत जरूरी है। तो उसके राइट लिए रेगुलरली अपडेटेड रहना पड़ता है, कभी कभी पढ़ना भी पड़ता है कि एसोसिएटेड स्टोरीज क्या है। आजकल तो इंटरनेट में बहुत कुछ
खजाना मौजूद है, तो हम किसी भी उसका कोई भी देवी, कोई भी किसी उसका कुछ ना कुछ अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ते रहना पड़ता है, ताकि आपको कल आप ब्लैंक ना हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि हम हैबिटेट में शो करने जाते हैं जहां पर कोई रिहर्सल नहीं होती, कुछ नहीं होती। कई बार ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं, अब आप गए वहां पे, आने के बाद अब आपको जी भरतनाट्यम है, अगर वो प्योर ना भरतनाट्यम है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आप नॉर्मल एक जनरल लाइट करेंगे, उसके हिसाब से करके खत्म कर देंगे। लेकिन अगर वहां पे कोई स्टोरी चल रही है, कोई स्टोरी नरेशन है, कोई स्टोरी के साथ भाव है, अगर हमें वो नहीं समझ में आया तो दिक्कत है। तो उस टाइम आपका अनुभव और स्टोरीज वो काम आती है। जैसे ही वो कुछ बसता है ना, तुरंत पता लग जाता है कि अच्छा ये तो द्रौपदी का वो दिखा रहे हैं, ये तो महाभारत का वो वाला सीन दिखा रहे हैं। वो जैसे चौसर बिछी, आपको गेस कर लेना है कि अच्छा ये तो महाभारत से रिलेटेड हो गया। राइट, भाषा समझ में आए या वो शकुनी का भाव वही रहेगा हर जगह, ठीक है ना। तो वो समझना बहुत जरूरी है, उसको पकड़ना बहुत जरूरी है, उस टाइमिंग को पकड़ना बहुत जरूरी है। अगर आप उस टाइमिंग को नहीं पकड़ पाते, कोई सारा खेल गड़बड़ हो जाएगा। वो बहुत जरूरी है, उसको समझना बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली। दादा, आपके साथ अभी है मनीषा मिश्रा कथक, प्रिया वाजपेयी, दीप्ति गुप्ता, सोनल बैनर्जी, अमृता विद्यापति एंड विधा लाल का एक क्वेश्चन है जो कि कुछ दिन पहले एक न्यूज़पेपर के सर्वे के थ्रू लिखा था कि क्लासिकल डांस एंड म्यूजिक आर द मोस्ट irrelevant and unimportant profession. Then ECA quota was removed. Are the classical artists and art forms on the hit list of the higher authorities? This is the anger of the artist, क्योंकि एक यही लगता है कि बार बार टारगेट आर्टिस्ट को किया जाता है, आर्ट फॉर्म्स को किया जाता है, आर्टिस्टिक फर्टर्निटी को किया जाता है। आर्ट स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट्स भी अभी बोर्ड्स दिए हैं, इतने मुश्किल से उन लोगों ने दिया है, किसी का एक पेपर हुआ, किसी का नहीं हुआ, और वो लोग एकेडमिक के साथ अपना आर्ट करते हैं, वो भी 1-2 साल नहीं, जब तक वो क्लास 12 में पहुंचते हैं। आई थिंक दे हैव डन इट फॉर एटलीस्ट 10 to 12 years ऑफ डांसिंग। तो कहीं पे ये आर्टिस्ट का आक्रोश है, क्योंकि आप इन लोगों में घूमते हैं जो कि गवर्नमेंट के साथ या सीनियर अथॉरिटीज के साथ जुड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है कि ये आर्टिस्ट के लिए माहौल कितना अच्छा होने वाला है या कितना बुरा होने वाला है? आर वी ऑन अ सेफर जोन और आर वी नॉट सो सेफ? एट प्रेजेंट जो कंडीशंस चल रही हैं, जो हालात हमारे देश के हैं, वो सारी दुनिया में ही है इस टाइम। वो एक अनएक्सपेक्टेड हालात हैं कोविड कोरोना के लिए। नोबडी हैज थॉट कि जर्मनी इज हेल्पिंग आउट आर्टिस्ट, फ्रांस इज हेल्पिंग आउट आर्टिस्ट। कोविड हर जगह है, पर जर्मनी इज हेल्पिंग आउट आर्टिस्ट, फ्रांस इज हेल्पिंग आउट आर्टिस्ट, फिनलैंड इज हेल्पिंग आउट आर्टिस्ट। सो व्हाट्स हैपेंड टू इंडिया? हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्या होती है कि उनके यहाँ पे हम लोग एक्चुअली, हमारा जो सेक्टर है, आई एम टॉकिंग अबाउट क्लासिकल डांस, म्यूजिक, थिएटर, कोई भी, मतलब इसमें पपेट्री भी है, सब कुछ है। मतलब इसमें कह रहा कि मतलब अपार्ट फ्रॉम बॉलीवुड और फिल्म इंडस्ट्री, लीव दैट, हम लोग शुरू से ही एक सेल्फ फ्रीलांसर, सेल्फ रिलायंट ग्रुप, वी आर सेल्फ रिलायंट। हम लोग कभी भी किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहे, ठीक है ना। हम लोग शुरू से ही सेल्फ रिलायंट हैं, शुरू से ही फ्रीलांसर रहे हैं, ठीक है। अब जो प्रॉब्लम जो आज इसलिए है, नंबर 1, हमारा का कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड कोई प्लेटफॉर्म नहीं है हम लोग की कोई बात पहुंचाने के लिए। ऑर्गेनाइज तो करियर ही नहीं है। हाँ, मतलब वही ऑर्गेनाइज, हम लोग जैसे कोई भी एक ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म होता है ना, फोरम, जैसे फिल्म इंडस्ट्री का एक फोरम है, हमारे उसमें कोई फोरम नहीं है। और ये देखो, जब नॉर्मल अच्छे दिन चल रहे थे हमारे, सारे बिजी थे, हम लोग बहुत काम में बिजी थे, सारे लोग ही बिजी थे। मतलब मैं अपना भी बोलूं तो कोई भी, सारे लोग बिजी थे, तो कोई इस तरफ देखता भी नहीं, क्योंकि जरूरत ही नहीं थी देखने की। वो अब समझ में आ रहा है कि जब ये पेंडेमिक अब 4 महीने हो गए हैं, जो लोग हैं, हम टेक्नीशियन, टेक्निकल टीम्स, कोई भी हो, मेकअप जो बैक स्टेज होते हैं, बैक
वो सब घर पे ही हैं, मतलब उनके पास आज की डेट में अब सारे लोग तो ऐसे नहीं है कि आप उसको बैठ के खा सकें। अब 4 महीने से बैठे हुए हैं और पता नहीं, हो सकता है 5-6 महीने और रहना पड़े हम लोग। जी तो उसमें अभी जो हालात हैं उसमें हम लोग मिलके मदद कर रहे हैं कि आज की डेट में मैं सरकार की उस पे नहीं आ रहा, सरकार की हो सकता अपनी मजबूरियां हो और वो जी एक अलग डिस्कशन है बिल्कुल, क्योंकि उसमें हमें उनकी टोटल बजटिंग या उसका हमें कोई आइडिया नहीं है कि क्या जी है क्या नहीं है। डाटा अब आज की डेट में जो हमारे पास है एज जी ए इंडिविजुअल, मैं उससे हाँ बात अगर करूं, हमारे पास करीब करीब ऑल ओवर इंडिया से जी 5,000 लोगों का डाटा है हमारे पास। जो 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 विवा जी कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि क्रिएटिव आर्टिस्ट का जो व्हाट्सएप ग्रुप था जी उसमें लोगों को समस्याएं आ रही हैं और हम लोग उसमें अभी भी उसमें उस ग्रुप में भी यूनाइट नहीं कर पा रहे हैं किसी को। Exactly. और That's what आज की डेट Vibha में is saying. जो This बेसिक has been discussed on Creative Artists WhatsApp group. There is no unity, association, or credit in India. Sandeep ji has been struggling to make people understand with others. It is a very sad यस situation, Dada. मतलब नहीं जैसे एक जस्ट छोटी सी चीज है, जैसे ईसीए के मुद्दे पे सारे लोग एक साथ आए, जी ऐसे ही एक 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 ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे, मतलब इस लेवल पे कि सारे लोग देखो, सारे लोग हिंदुस्तान में वेल उसमें नहीं है, खासकर कई आर्टिस्ट जो आज की डेट में डे टू डे बेसिस नीड के लिए परेशान हैं, जो जी नहीं है, जी क्योंकि मैं बिल्कुल जानता हूँ, बिल्कुल इसलिए जानता हूँ क्योंकि आप लोग भी मदद कर रहे होंगे उसमें। मैं इंडिविजुअल बेसिस पे बहुत लोग एक दूसरे की मदद कर रहे जी हैं, चाहे वो बिल्कुल म्यूजिशियन हो, चाहे वो डांसर्स हो या किसी की भी हो, सब मदद कर रहे हैं। मैं उस पे, जी लेकिन म्यूजिक को इसलिए और खास पता है क्योंकि मैंने मतलब मैं क्रिएटिव आर्टिस्ट के 5,000 लोग तो वो एक अलग डाटा है। अपने पर्सनल लेवल पे मैं मेरे को सोनल जी ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि संदीप आइडेंटिफाई करो कि कितने यंग आर्टिस्ट। हाँ अच्छा, वॉइस इज इकोइंग echoing हो I रही है? guess. ओके, इकोइंग हो रही है क्या? मुझे नहीं लग रहा है. लेट somebody else say. प्लीज अच्छा कोई बता दीजिए. अच्छा चलो कोई, हाँ तो बेसिकली क्या है कि अब उन्होंने मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप अपने पर्सनल लेवल पे पता करो कि कौन आर्टिस्ट बहुत डिस्ट्रेस में है। तो मैंने कुछ आइडेंटिफाई किए, कुछ लोगों को आइडेंटिफाई हो, तुम्हारा माइक शायद म्यूट हो गया है। कई लोगों को मैंने आइडेंटिफाई किया। मैंने किया है संदीप्ता अलकनंदा आवाज ताकि आ रही एको ना. है? हाँ, मैंने किया था ताकि एको ना हो. अच्छा 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 ठीक है, चलो मैं बोलूँ। तो बेसिकली जैसे ही हमने वो किया तो मेरे पास कई लोगों के नाम आए, फिर मैंने उससे शॉर्ट लिस्ट किया जो बहुत ही डिस्ट्रेस में थे। आप उसको करने के बाद हमने उनको 5-5 हजार रुपए की फाइनेंशियल हेल्प करी इंडिविजुअल बेसिस पे। और अभी पिछले महीने भी एक हमने कैंप लगाया था जिसमें हमने 50 आर्टिस्ट को राशन दिया है। कल भी एक कैंप लगाया था जिसमें 50 आर्टिस्ट को राशन दिया है। लेकिन ये घूम फिर के वही बात है कि इंडिविजुअल बेसिस पे सभी कर रहे हैं, मतलब अनीता रत्नम जी साउथ में कर रही हैं, संजय रॉय जी कठपुतली वालों के लिए कर रहे हैं अपने उसमें टीम वर्क के थ्रू। लेकिन इंडिविजुअल बेसिस पे कौन कितने दिनों तक इसको चलाएगा, क्योंकि पता नहीं ये पेंडेमिक अगले कितने दिनों तक रहने वाला है। मतलब अभी और 6 महीने भी अगर ये रहता है तो कल कौन सा खुलते ही जनवरी में चमत्कार हो जाएगा कि एकदम से लाइफ दोबारा से जैसे चल रही थी वैसी आ जाएगी, उसको आने में भी समय लगेगा। तो दादा अभी दादा हम लोग मतलब जो हालत है आप 50-50 पकड़ रहे हैं. वी आर अ पॉपुलेशन ऑफ 130 करोड़. अगर मैं इसका टेन बिल्कुल परसेंट भी ले लूं, 10%, चलो 10% भी नहीं लेती मैं, 1% ले लेती, तो 1 करोड़ मैं समझ सकती हूँ कि आर्टिस्ट होंगे हमारे भारतवर्ष में. होने चाहिए सब मिला के, फोक है ना. ट्राइबल सब मिला के होने चाहिए। होने चाहिए. Do you think that individually we can reach out to all? And what नो, is the नॉट definition of creative artist? Yes, creative artist, that is all we are taking, considering everything, as Sandeep Das said, the puppetry part also.
and creative artist is a photographer also. I will take a light designer also. I'll take a makeup man also. This is the show about showstoppers where we are talking about the parallel careers. जो artist के साथ parallel careers चल रहे हैं. कल हमने देखा संगीता दास बैनर्जी को फोटोग्राफर, आज संदीप दा लाइट डिजाइनर है, आगे हमारे पास एंकर भी है और कॉस्ट्यूम डिजाइनर है, मेकअप मैन है. सो these are also the creative artist part. It's just not who is there on the stage is a creative artist part. I think जो भी स्टेज के पीछे भी काम कर रहे हैं, है ना दादा? बिल्कुल दादा मतलब हाँ बोलो बोलो. मतलब जो स्टेज के पीछे भी काम कर रहे हैं एक आर्टिस्ट को उभारने के लिए, दैट पर्सन इज ऑल्सो अ क्रिएटिव आर्टिस्ट. यस, इसमें सेट डिजाइनर भी है, सेट के स्टाफ भी है, कारपेंटर भी है जो सेट के लिए काम करते हैं. राइट, वो भी है. मतलब ऐसा नहीं कि साउंड के लोग भी हैं, आपके जो छोटे छोटे कॉस्ट्यूम बनाते हैं, उसके बाद आर्ट ज्वेलरीज बनाते हैं, सब इसमें हैं. और अभी अभी इतना मतलब डिस्ट्रेस में है लोग, खासकर मतलब छोटी छोटी जगहों पे, कि हम कितना कर सकते हैं उनके लिए. हमारे भी सबके रिसोर्सेस एक टाइम आया है कि उसके बाद आपको भी है कि आप कहाँ से देंगे, कहाँ से करेंगे, कितना करेंगे. तो वो करना बहुत जरूरी है कि अब पता नहीं आगे आके इसमें गवर्नमेंट कैसे करेगी, क्या करेगी. हम लोगों ने कोशिश करी है, कई लोगों ने फॉलो अप भी किया है, लेकिन अभी तक तो कुछ बना नहीं है वहां से. लेकिन ये कि कोशिश चालू रहेगी. देखते हैं, अगर कुछ ना कुछ कोशिश का चालू रखेंगे तो कुछ ना कुछ शायद हो. उम्मीद पे है दुनिया, उम्मीद करते हैं. फोटोग्राफर्स भी हैं वो इन्हीं का ना, फोटोग्राफर्स भी हैं. हाँ हाँ, इन्हीं हम फोटोग्राफर्स को क्रिएटिव आर्टिस्ट में मान के चलते हैं एकदम. बिल्कुल बिना फोटोग्राफी के तो काम ही नहीं होगा. दादा हमारे साथ है, सोनिया गुप्ता राव, वो भी कह रही यस डेफिनेटली. रक्षा सिंह डेविड इज वाचिंग. हाय रक्षा, हाउ आर यू डूइंग? And Sanjeev Devuroy is watching. Nandini Agarwal, Ranjan Basu, and Vibhaji कह रही हैं. I would like to show Vibhaji's thing. Creative artists are all in all. Performing artists, technical support, light design staff, photographer, visual artists, painters, weavers, craftsmen, etc. Everybody. Vibhaji is with ICCR, so she has a very in-depth knowledge of how ICCR is supporting all the artists and what work it does nationally and internationally. So like she is absolutely she has very well put up all the names over there that the are supposed to be in the fraternity of creative artists. दादा क्योंकि ये बेटर डेफिनेशन है, बहुत वेल डिफाइंड है. उन्होंने हर आर्टिस्ट को, आई थिंक शी हैज कैटर्ड एवरीबॉडी, even weavers, even textile industry, she has catered even the textile industry. दादा जो मतलब आपने मतलब taking it to a little lighter side, we are getting very serious, so taking it to a lighter side, हम सर हम मानते हैं सब नहीं, हम सबको मनवा के छोड़ेंगे. इन्हीं चिंता मत कर, हम सबको मनवा के छोड़ेंगे कि फोटोग्राफर्स क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं. These live shows are for that कि हम अपनी जुबान खोले, अपनी आवाज उठाएं और लोगों तक पहुंचाएं कि ये हम मानते हैं और ये हम मनवाना चाहते हैं. These live shows are for that reason only. दादा मतलब आपने नेशनल भी किया है, आपका सबसे फेवरेट इंटरनेशनल शो कौन सा रहा है और क्यों? सबसे फेवरेट इंटरनेशनल इंडियन प्रोडक्शन के लिए. हाँ दादा, इंडियन प्रोडक्शन जो आपको लगता है कि आपके लाइफ का बेस्ट शो रहा है, मतलब आप मतलब भूल नहीं सकते उस शो को? देखो क्या होता है कि जब आप किसी शो, हमारे देश में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम कोई भी एक प्रोडक्शन बनाते हैं और उस प्रोडक्शन के तो एक शो होते हैं या 2 शो हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं, उसके बाद प्रोडक्शन खत्म हो जाता है.
5 कर लेंगे, फिर साल भर बाद याद आता है अच्छा चलो ये प्रोडक्शन करें, आगे जाके करें, हम इसको दोबारा करेंगे, तो साल भर बाद आता है। तो आप जितना किसी प्रोडक्शन को करेंगे उतना ही वो आपको ऊपर की ओर ले जाएगा, उस प्रोडक्शन के लिए आपको और ज्यादा करने की इच्छा होगी। तो एक प्रोडक्शन है जो मैं अभी तक 88 बार कर चुका हूं, 88 बार इन इंडिया एंड अब्रॉड। 88, योर माइक इज ऑफ। सो दैट 88 इज मतलब चित्र, हाँ जी, दैट इज चित्रांगदा बाई रंजना गौहर जी। ओके। उसके 88 शोज हो चुके हैं। 88 शोज मानते हैं किसी भी प्रोडक्शन के, क्योंकि वो मतलब उन्होंने जब बनाया शुरुआत में, तो बनने के बाद काफी कुछ इन्वॉल्व हुए हम लोग। तो जैसे जैसे वो प्रोडक्शन चलता गया, तो आप जितनी बार उसको करेंगे ना, आप उसको और एनहेंस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो प्रोडक्शन फिर आपके खून में बस जाता है। आपको एक एक डायलॉग याद होते हैं उसके, एक एक वो जी याद होता है उसके, एक एक सीन याद होता है आपको। जी अब हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोडक्शन करते हैं आज, मान लो किसी का भी एक करते हैं, वो आज कमानी में किया, उसके बाद वो प्रोडक्शन ठंडे बस्ते के अंदर बंद हो जाता है। फिर जी कभी 6 महीने बाद हो सकता है वो हैबिटेट में हो जाए, या हो सकता है कभी चलो बॉम्बे हो गया, एनसीए में हो गया, कलकत्ता में हो गया, उसके बाद खत्म। लेकिन ये प्रोडक्शन ऐसा था जो हमने इतनी, और सबसे ज्यादा हमने उसको जब इंटरनेशनल में, मेरे को जो याद है कि यूनाइटेड किंगडम कार्डिफ में एक ऑडिटोरियम है, रिचर्ड अटेनबरो ऑडिटोरियम, ओके वहां पर वो प्रोडक्शन किया था। और बहुत ही जबरदस्त ऑडिटोरियम है, एक ऑडिटोरियम वो मुझे बहुत पसंद आया, और एक एस्प्लैनेड थिएटर इन सिंगापुर। ओके तो टेक्निकली बहुत बहुत अच्छे ऑडिटोरियम्स हैं हमारे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कमानी, हमारा कमानी भी बहुत ग्रैंड है, बहुत अच्छा ऑडिटोरियम है हमारा कमानी, लेकिन वो जी टेक्निकली और ज्यादा से इम्प्रूव्ड है, और वहाँ के जो टेक्नीशियन टीम है वो बहुत राइट जल्दी उस चीज को पकड़ती है कि आपको क्या चाहिए, और तुरंत उस चीज को आपको करके देती है। तो जी प्रोडक्शन के हिसाब से अगर देखें तो वो मेरा लाइफ करने के लिए वो मेरे को बहुत अच्छा लगा था, मेरे को प्रोडक्शन। चित्रांगदा मैंने नहीं देखा संदीप दा। मैं बिल्कुल रंजना दी को बोलूंगी कि वो फिर से लाए कोविड टाइम्स के बाद और हम देखें। वाई आर वी स्पीकिंग ड्यूरिंग कोविड टाइम्स? प्रिया वाजपेयी लिख रही हैं, वाई आर वी स्पीकिंग कोविड टाइम्स? Why are artists not together on one forum where we know how many artists are there in India? India is a leading country in the variations of art forms. No other country can match our variety. But it is sad that till today, no one has thought of putting together and making it an industry like Bollywood industry. I'm not criticizing, but it's a better late than never. बहुत सही पॉइंट उठाया है प्रिया वाजपेयी जी, ने, जो कि बॉलीवुड में इट्स अ बिल्कुल। वेरी ऑर्गेनाइज्ड company. Bollywood is a very organized company. It's working as a corporate rather. वहां पे यूनियंस भी है, वहां पे ग्रेडिंग्स भी है, वहां पे स्केल्स भी है. There's a proper decorum. Why is it not happening in the classical fraternity, दादा? देखिए, सबसे पहले आप जैसे जैसे इस फील्ड में एक एक सबसे पहले, मतलब मैं ये नहीं कहता कि मेरे को कभी कभी हैरानी होती है कि हम सबको बड़ी इनसिक्योरिटी होती है अपने अपने काम से, कि मतलब Yes. मैं एक किसी का भी वो अपने अपने काम से सबको इनसिक्योरिटी है। क्यों? कोई, आपको कोई जरूरत नहीं है कि आपको कोई अपने अपने काम से इनसिक्योर हो, चाहे वो कोई भी हो, मैं भी क्यों ना हूं। अगर मैं भी अपने काम से कर रहा हूं, मेरे साथ दूसरे दोस्त भी अगर काम कर रहे हैं, तो मेरे को ये नहीं होना चाहिए उनको कि यार मैं इनसिक्योर हो जाऊं उनको देख के। तो Right. ये जो एक समस्या है ना, सबसे पहले तो ये एक बेसिक जो मेरी मेरी छोटी सी नॉलेज के हिसाब से जो मुझे समझ में आता है, कि एक यूनिटी ना होने का ये भी बहुत बड़ा रीजन है कि एक दूसरे के काम को दिल खोल के अप्रिशिएट करना, जी दिल जी खोल के, बिल्कुल. मुंह के सामने नहीं। जब आप सामने सामने कर रहे हैं तो आप बोल रहे हैं कि बहुत वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। फिर जैसे ही आप हटे और पीछे से निकले और फिर आपने कहा क्या ये वो फलाना, तो वो जो चीज है ना,
वो इनसिक्योरिटी, मैं कहता हूँ क्रिटिसिज्म जरूरी है किसी भी काम जी की। कोई भी इंसान, मतलब जी मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं परफेक्ट हो सकता, लेकिन मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, हो भी नहीं सकता, क्योंकि जिस दिन राइट मैं परफेक्ट हो जाऊंगा उस दिन तो मैं फिर इंसान ही नहीं रहूंगा। तो जी परफेक्ट तो कोई नहीं है, कोई भी। मेरे हिसाब से तो यह है कि आपको रोज सीखना है, रोज करना जी है, और रोज उसको आगे बढ़ाना है, जी और दूसरे को काम को देख के उसको खुश भी होना है, उससे हमें भी लेना है, उससे भी सीखना है। अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया है तो एब्सोल्युटली उसको हम ये ना नकारें। तो उससे जिस दिन ये टाइप की छोटी छोटी इनसिक्योरिटीज, क्योंकि देखो हर एक का ना एक अपना आधार है। जैसे आपने जी। बोला कि हम 1 करोड़ आर्टिस्ट, ऐसे ही अगर हम लोग हैं, अगर अमिताभ दादा इज ऑनलाइन, हेलो नमस्कार दादा। अमिताभ दादा, कल से हम आपको सब याद कर रहे हैं। कल संगीता ने भी आपको बहुत याद किया, एंड आज संदीप दा भी आपको याद कर रहे हैं। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द शो दादा। एंड इट्स अमेजिंग, ऑल योर डिसाइपल्स आर সো মাচ রিগার্ড ফর ইউ। और খুব ভালোবাসে আপনাকে। আর কালকে সঙ্গীতা দাস ব্যানার্জি এটাই বলছিল, আজকে সন্দীপ দাও আপনার নাম নিচ্ছে। আর ওই দেখো তিনজন বাঙালি হয়ে গেল না, তাই জন্য ইনি তাই বলে দুটো বাঙালি, এখন তো তিনটে বাঙালি হয়ে গেছি আমরা। তো খুবই ওরা আপনাকে अब बाकी ভালোবাসে। लोग बोलेंगे ये क्या हो गया। पर थोड़ा বাংলা মিঠা है ना, तो अच्छा लगता है कि দাদা নমস্কার আর আমার প্রণাম নেবেন আর ভালোবাসাও নেবেন। তো so nice he's here. And तो Sanjit Deborah is also here, and he says Alaknanda Kathak awesome show, thanks, thank you so much. And Nupur Di is also here. Hi Alaknanda, Shondip da, she's also here. Ha dada, let's continue. Yes dada. हाँ, नहीं, मेरा वही है कि आप जिस दिन ये चीज एक दूसरे के इनसिक्योरिटी को अगर थोड़ा सा निकालेंगे, तो शायद कहीं यूनिटी की तरफ पहला कदम होगा। ये बहुत दूर है, जी अभी यूनिटी तो बहुत दूर है, मतलब वो प्लेटफॉर्म एक बहुत दूर की बात है। तो बेसिकली हम लोग अभी उसको हम पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, मतलब सब छोटे छोटे उसको हम पकड़ना पड़ेगा पहले, कि आपस में right. पहले एक हो, जी, पहले डांस क्योंकि फर्टिलिटी तो मतलब एक हो, दादा मुझे लगता है कि उसके बाद लोगों के अंदर, आर्टिस्ट के अंदर बहुत ज्यादा डर है। बट आई फील दैट जितनी किस्मत है उतनी ही मिलती है। जितना आप अपना, आपका कर्म है, आपकी किस्मत है, आपका भाग्य है, उतना ही मिलता है। तो इसमें किसी का ना तो आप छीन सकते हो, मतलब इट्स नो यूज गोइंग बिल्कुल। इनटू अ रैट अब रेस बिकॉज वी आर नॉट रैट्स। बिल्कुल, अब इसमें तुम्हारा अपना फैन फॉलोइंग है। हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट भी है, अगर जनसंख्या अगर वो है तो जनसंख्या भी एक हमारा प्लस पॉइंट है। इतना है, इतना है कि आपकी अपनी फैन फॉलोइंग है कि और की दूसरी फैन फॉलोइंग है, मतलब इतने बच्चे, इतने स्टूडेंट्स हैं सबके पास, या इतने चाहने वाले हैं कि सब एक दूसरे से, आपकी सबकी अलग अलग ऑडियंस है। तो सबसे पहली बात तो आपको इनसिक्योर होना ही नहीं चाहिए। जी 10-20% ऑडियंस होगी जो शायद कॉमन होगी, बाकी तो 70-80% ऑडियंस तो सबकी अपनी अपनी है। तो ये जो चीज है, मतलब अब कोई भी चीज अगर आप लाते हैं, तो उसके लिए जी सबसे पहले तो इस चीज को मानना पड़ेगा कि ये कदम जब तक नहीं उठेंगे, तब तक हम सिक्योरिटी एक साथ आगे सोचना बहुत मुश्किल है। दादा बहुत सारे बंगाली जुड़ गए हैं और सब लिख रहे हैं बंगाली। हाँ नमस्कार रंजन दা বাসু, নমস্কার নমস্কার। আর বিভা জি বহুত अच्छा বাংলা বলে। আরে ভালো তো, তুমি খুব একসাথে আছো। হ্যাঁ, মাছের ঝোল ভাত খাবো, তুমি তাড়াতাড়ি ছবিটা শেষ হোক, আর চিংড়ি মাছ খাবো। আর নুপুর দিকে, আরে আপনি বাংলা জানেন, খুব ভালো লাগলো। আরে কে বাংলা, সবাই কে বাংলা কাকে জানে। বলছে? কাকে বলছো নুপুর দি তুমি? অমিতাভ দা তো আরে আমিও তো বাঙালি। হ্যাঁ, একের মাছের ঝোল ভাত, আমরা সব দুর্গাপুজোর ওই ঢাক বাজাই আমরা সবাই। এরকম এরকম তো হতেই পারে না যে আমরা বাংলাতে কথা বলবো না, মানে শো তো বাংলাতে শুরু হয়ে গেছে। হ্যাঁ না জানি তো একটু একটু, হ্যাঁ
ওটা বলছে বিভাजी বলছে ওটা উনি दादा सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इनसिक्योरिटी की है कि आपने बात बहुत अच्छी उठाई कि सबकी अपनी एक ऑडियंस है, सो वन नीड नॉट बी इनसिक्योर्ड अबाउट इट, और सबकी अपनी अपनी एक पहचान है, कैरेक्टर ऑफ आर्ट है, everybody has their own character of art. So every, and according to their character of art and according to their approach, they have their own audience also. If my show is houseful at Kamani, I know Vidha's show is also houseful at Kamani. I know Ranjana ji's show is also houseful at Kamani. I know even Gauri Divakar's show is also houseful at Kamani. And also, if Ragini is dancing or Maharaji's whole clan is dancing, even their show is houseful in Kamani. So there's actually no need to be. And when you're starting young, either you're taking a Triveni, even that, if you can fill it up, you have to start step by step. लोग बहुत जल्दी दौड़ लगाते हैं, they want to have a high jump into wherever they see the legend or the successful, what they consider as successful and celebrity. पर वो ये कि धीरे धीरे अगर चढ़े तो दादा सबके लिए जगह है. मैंने वही बोला ना कि अभी हम आज देख रहे हैं, हम लोगों ने जो पिछले 20 साल या तुमने भी जो पिछले 20 साल दिए, जो सीखना शुरू किया, वो कहाँ गए? वो भी तो काउंट करो ना. आप आज काउंट करते हो कि अलकनंदा या वो है फलाना, लेकिन अलकनंदा ने जो पिछले 1986 से लेकर या उसके आगे की जो जर्नी शुरू करी थी, वो अलकनंदा तब से बननी शुरू हुई है. एक दिन अचानक से 2020 में आके थोड़ी प्रकट हो गई वो. Exactly. वो चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि 1980 में कथक केंद्र घुसी थी शायद. आप मुझे मैं आपको जानती हूँ 1990 से, मैं आपको जानती हूँ, और तब अमिताभ मेरा वो करते थे, लाइटिंग करते थे और इतने प्यार से, एंड इट हैज बीन सच अ लॉन्ग जर्नी. वही मैं कह रहा हूँ कि आपको वो धैर्य रखना पड़ेगा, वो पेशेंस रखना पड़ेगा आपको. तभी देखिए, जो चीज होती है वो बेसिकली आपको करते करते आएगी, वो एक दिन में नहीं आ सकती. और अगर एक दिन में आती है तो आपके सामने भी कई चीजें हैं कि वो ठीक है टाइम भी होती हैं, लेकिन उसके बाद वो हट जाती है लोगों की नजरों से. अगर कोई अचानक से चलाता है ऊपर, तो अचानक से साल 2 साल में कहाँ गायब हो जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता वो कहाँ चला गया. Yes. ये नियम है, ये स्टेप बाय स्टेप आपको आना ही पड़ेगा और कोई Absolutely. छलांग लगाने का कोई फायदा नहीं यहाँ पे. और ये कहते unity will never be there when there is variation. So is Bollywood or any industry. But our officials or senior artists need to do this. I feel yes, Priya Vajpayee. That is the thing that we are trying to understand, because even as you can see during the ECA thing, we all got together and Sandeep Da was instrumental in it to get all the artists and the cultural organizations together to get their letters and everything. It was worked in a very methodical way, and that's why today the ECA thing has been solved and the students will get the benefit of it. It's also into the consideration, and also that जो senior artists, yes, a lot depends upon the senior artists. I think today's generation, मुझे लगता है कि जो आजकल की generation है वो काफी बदली है, and it's quite on a changed mode, and I think artists and everybody, all of us are getting together to speak. And we have Mahua Shankar saying, hello, dear Alaknanda Didi and Shondeep Dada. And Sangeeta is saying, never say never. We never say never. And we have Ayushi Mishra saying, Dada ne kya खूबसूरत बात कही. वाह, beautifully said. Yes, I think about the step by step. बहुत जरूरी है कि आप हर सीढ़ी को ध्यान से चढ़े, क्योंकि हर सीढ़ी पे आप कुछ ना कुछ सीखते ही हैं दादा. मतलब every step teaches you something or the other, है ना. आप आर्टिस्ट लोग जब बैठते हैं तो आपको कुछ ना कुछ बैठने के साथ कुछ ना कुछ ज्ञान ही मिलता है उनसे. अगर आप वहां पे उनके साथ अगर 1 घंटा भी बिताते हैं तो कुछ ना कुछ आपको सुनने और समझने को मिलेगा. बस आप सुनने वाला होना चाहिए और समझने वाला होना चाहिए. जी,
अगर जी आप उसको सुनने और समझने की शक्ति नहीं रखते तो फिर आप उस चीज को मिस कर जाएंगे। अब मैं किसी के साथ भी अगर बैठता हूं तो आपको वो चीज ध्यान में रखनी है कि क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, उसका वो क्या है। और जहां तक वही अब सारी चीजें वहीं पे आती है घूम फिर के कि हमारा जो स्वार्थ है, हर इंसान स्वार्थी होगा, मैं भी स्वार्थी हूँ। अगर मैं स्वार्थी नहीं हूं तो फिर जीवन में आप वो नहीं कर सकते। स्वार्थ तो हर एक का है, लेकिन कुछ मुद्दों पे उस स्वार्थ से हमें हटना चाहिए। कुछ मुद्दों राइट पे हमें उस स्वार्थ से ऊपर उठ के सोचनी चाहिए, जो आज राइट की स्थिति है। अगर हम अपने स्वार्थ में हैं तो आज से मार्च से पहले की जो हालत थे हमारे देश में, अगर हम उसमें स्वार्थ में थे तो ठीक है, वो एक एक दौर था। लेकिन अब इस पेंडेमिक ने हमें बहुत कुछ सिखाया और बहुत कुछ राइट परिवर्तन भी आया है, और मेरे लिए तो खासकर आया है। क्योंकि मेरे मेरे को लगा कि नहीं, हम क्या मतलब आपकी किसी चीज की कोई अहमियत ही नहीं है। चाहे आपके पास बहुत कुछ हो सकता है, रिसोर्सेज ये वो, लेकिन आपकी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि एक एक छोटी सी चीज, हम सब बहुत बड़े बड़े बातें करते हैं, एक छोटा सा वायरस जिसका एक इतना सा वेट तो नहीं होता, कुछ मिलीग्राम्स वेट है, उसने सारिया को के रखा हुआ है। तो हमें अपने स्वार्थ से जब तक हम ऊपर उठ के नहीं सोचेंगे, तब तक किसी भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे या कॉमन मिनिमम डेटा पे पहुंचना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। अश्विनी भैया भी जुड़ चुके हैं हमारे प्रोग्राम से। नमस्कार अश्विनी जी। गौरी दिवाकर, हाय गौरी, हाउ आर यू डूइंग डार्लिंग? नमस्ते टू बोथ ऑफ यू। नहीं नमस्ते नहीं, तेरा वो हेलो हेलो अच्छा है। हेलो हेलो। सो आई वुड से हेलो हेलो टू बोथ ऑफ यू। हाउ इम्पोर्टेंट डू यू फील दादा टू वन शुड first design the show and then execute it? Very, very important question. यस Designing यस of the बेसिकली show and then यस गौरी, कि जब हम लोग रिहर्सल देखते हैं कोई जाके, जब किसी अगर हम कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं नॉर्मल, अगर आप कोई प्योर ओपन कथक कर रहे हैं या कोई ओपन प्योर डांस कर रहे हैं तो उसकी रिहर्सल की उतनी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो आपके ट्रेडिशनल काम है या जो भी है टेक्निकल है, वो उसमें नॉर्मल है। लेकिन अगर हम कोई प्रोडक्शन कर रहे हो या कोई बैले कोई मैसेज के साथ या कुछ कर रहे हो, तो नेचुरली हमको डिजाइन पहले ही करना पड़ेगा। हम उसको बिना, जब तक हम रिहर्सल देखेंगे उसके बाद डिजाइन करेंगे, देन हम डिस्कस करेंगे। जो भी कोरियोग्राफर है या जो भी गुरु हैं उनके साथ बैठ के हम उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम उसको एग्जीक्यूट करने की बात करेंगे। समस्याएं कहाँ आती हैं कि जैसे अब आप किसी ऑडिटोरियम में गए, आपने वहां पर अपने मतलब की लाइटें ढूंढनी है सबसे पहले, तो चाहे आप कमानी जाएं या कहीं भी जाएं। हमारे हमने ये सीखा है कि सबसे पहले किसी भी ऑडिटोरियम में जाओ तो सबसे पहले ये देखो कि तुम्हारे मतलब की लाइटें कौन सी हैं। आप सारी लाइटों को लेकर काम करने की सोचोगे तो आप लाइट एडजस्ट करते करते रह जाओगे, आपका टाइम खत्म हो जाएगा। सबसे पहले तो यह है कि टाइम बार जो है वो हमारे इंडिया में हमें बहुत कम समय मिलता है। उसकी भी मजबूरियां हैं, मैं समझता हूँ कि एक कोरियोग्राफर या एक कोई डांस कंपनी वो हॉल बुक नहीं कर सकती सवेरे से, क्योंकि चार्जेस बहुत हैं, नहीं दे पाते, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, वो भी मेरे को समझ में आता है। तो कई बार क्या होता है कि हमारे पास समय बहुत क्रंच होता है, तो हम उसी में लाइट को एडजस्ट करने का, डिजाइन करने का, फोकस करने का सब कुछ करते हैं। तो हमारे पास इतना समय नहीं हो पाता कि हम एक टेक्निकल रिहर्सल दे पाए या टेक्निकल रन कर पाए। तो उस टाइम जब हम शो करते हैं तो एक जो रिहर्सल पे हमने एक चार्ट बनाया होता है, उसको बेस करके उसको फॉलो करके करते हैं। क्योंकि अगर जब तक हम लोग चार्ट रनिंग चार्ट नहीं बनाएंगे तब तक वो पॉसिबल ही नहीं है कि हम उस शो को कर पाए। जब तक मेरे पास वो रिटिन में नहीं होगा या मेरे पास लिखा हुआ नहीं होगा, मैं उसको फॉलो नहीं कर सकता कि नेक्स्ट क्या है मेरे को। अगर मैं मेमोरी पे विश्वास करूंगा कि मेरी मेमोरी में आ जाएगा कि इसका नेक्स्ट ये है, वो नहीं हो सकता। हम उसको रिटिन में करके आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा, ताकि आपको क्यूज पता हो, सही टाइम पे, सही बीट पे, सही उस पे आपका फेड इन है, सही उस पे आपका फेड आउट है, और सही उस पे आपके कलर्स अगर चेंज है या कोई भी चीज चेंज है, अगर आपकी वो चीज है तो वो आपको डिजाइन पहले से करके फिर एग्जीक्यूशन बाद में ही करना पड़ेगा। तो डिजाइनिंग तो पहले आपको करनी ही पड़ेगी। लेकिन समस्या वही है कि इतने कम रिसोर्सेज में हम लोग काम करते हैं। 2:30 बजे अगर हमें कमानी मिलता है, उसमें हमें लाइटें भी लगानी है, उसमें रैम्प भी लगना है, उसमें
लाइटें भी टंगनी है, उसमें इफेक्ट्स भी लगने हैं, और उसके बाद हम उसको एग्जीक्यूट कब करें, हम उसको रन थ्रू कब कराएं, उतना पॉसिबल ही नहीं हो पाता। तो कुछ ना कुछ मिस्टेक, जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि हम लोग भी परफेक्ट नहीं है, कहीं ना कहीं मिस्टेक्स होंगी, बिल्कुल 100% शो, जैसे मैंने बोला कि चित्रांगदा जैसा शो जो हमने 88 बार किया है, तो नेचुरली उसकी टाइमिंग्स परफेक्ट होती चली जाएंगी, क्योंकि उसको आपने इतनी बार किया है। अदरवाइज वो एक गायब रहता है, फिर भी अपनी ओर से पूरी कोशिश होती है अलर्ट रह के कि हम उसको कर पाए। Right. I think she's convinced with your decision. She's saying thanks a lot. And मुझे लगता है दादा सोलो जब करते हैं या जब हम लोग सोलो करते हैं, इट इज स्टिल easier to be on the spot that day, that, but when there's a production, then I think the designing part comes much before. फॉर सोलो ऑल्सो, सोलो इज नॉट दैट इजी। सोलो को सस्टेन करना एक डांसर के लिए भी बहुत मुश्किल है, और एक लाइट पर्सन के लिए भी बहुत मुश्किल है। Right. क्योंकि अब आप के स्टेज में आप सोलो कर रहे हैं तो आप तो Right. खो जाएंगे, इतना बड़ा स्टेज है कि आप खो जाएंगे उसमें। Right. तो अब आपको एज ए डांसर भी उसको आपने हमें फिर कोशिश करनी पड़ेगी कि हम उसको कितना टाइट रख सकें। अगर हम Right. उसको बहुत खोल देंगे तो एक समस्या है डांसर के लिए, क्योंकि अब आपके म्यूजिक पे है। अगर आपका कोई भी आप डांस कर रहे हैं, रिहर्सल जब आप करते हैं, कमानी जैसा स्टेज तो सबके पास हो नहीं सकता। तो जब आप Right. कर रहे हैं तो आपकी जो चाल है या जो भी है, अब आपने एक स्टेप किए हुए हैं कि मेरे 20 चाल में मैं निकल जाऊंगा यहाँ से, हाँ. लेकिन वो जैसे स्टेप में हो सकता है वो पूरा। तो वो चीज एक सोलो परफॉर्मेंस थोड़ा सा कभी अगर आप ओपन ओपन कर रहे हैं फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। आप टेक्निकल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो कोई हाँ. दिक्कत नहीं है। ओपन कथक कर रहे हैं, टेक्निकल कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा जैसे कोई सोलो में अगर आप कोई एक्ट कर रहे हैं, शिव के ऊपर कुछ कर रहे हैं या कृष्ण के ऊपर कुछ कर रहे हैं, तो हाँ थोड़ा सा टाइट करना पड़ेगा। नहीं तो अगर सारी स्टेज खोल देंगे तो डांसर उसमें खो जाएगा। बाद में जब लगेगा कि अरे बाप रे कितने बड़े स्टेज पे हम नाच, तो कोशिश करनी पड़ती है कि थोड़ा सा जितना काट सके कोशिश करें काटने की। प्रोडक्शन में प्रोडक्शन का ये है कि नेचुरली प्रोडक्शन में पहले से सोच के, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, अब आप हर एक को इंडिविजुअली वो नहीं कर सकते। अब उसमें भी प्रोडक्शन में हमें जो मैंने कई बार रिक्वेस्ट भी करी है, जब म्यूजिक रिकॉर्ड होता है, कई लोगों से मैंने रिक्वेस्ट करी है कि जब आप म्यूजिक रिकॉर्ड करते हैं किसी भी बॉयलर या प्रोडक्शन का, अपने म्यूजिक से के साथ साथ एक लाइट वाले के हिसाब से भी सोच के चलें कि उसको इतना टाइम मिलना चाहिए कि फेड आउट कर सके और फेड इन कर सके। कई बार क्या होता है कि एकदम से फेड आउट हुआ और 5 सेकंड के अंदर दूसरा म्यूजिक शुरू हो गया। तो प्रॉब्लम क्या आती है कि अभी आपने एंड का मूड आप बना नहीं पाए एंड का, और पता लगा मूड जैसे आप फेड आउट कर रहे हैं तब तक पता लगा अगला म्यूजिक आ गया आपका। तो ना तो वो चेंज कर पाते हैं लोग, ना वो फेड आउट में निकल पाते हैं। पता लगा अब म्यूजिक आ गया तो हमारी मजबूरी होती है, फिर हमें देना पड़ेगा, लाइट देनी पड़ेगी, नहीं तो डांसर अंधेरे में होंगे। तो वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि वो टाइम गैप, जब आप म्यूजिक कोई भी रिकॉर्डिंग करें या कुछ भी करें, लाइव भी करें, तो इतना टाइम जरूर हो दें कि वो कम से कम उसको फेड आउट का मतलब ये थोड़ी ना कि आपने लिया और झटके से धड़ाम से नीचे उठा दिया, लाइट चली गई, और एकदम से आगे एकदम से लाइट उठा दी। फेड आउट का मतलब कि धीरे 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 के साथ जाएगा। अंटिल लास्ट कुछ प्रोडक्शन में ऐसी डिमांड हो कि नहीं जी ये तो झटके से ही जाएगा, वो एक अलग चीज है। लेकिन नॉर्मल उसका टाइम देना जरूरी है लाइट वाले को भी, ताकि वो उसको आउट कर सके और फिर धीरे धीरे उसको इन कर सके। That's something very important I've learned today. मैं usually जब म्यूजिक करती हूँ तो मैं कोरियोग्राफी को सोच के कि how much time the dancer will take to move out from the stage, ये मैं कंसिडर करती हूँ जब मैं म्यूजिक करती हूँ। पर मैंने कभी इसको लाइट की तरफ से नहीं सोचा था। लाइक आई डिड नॉट थिंक कि अच्छा लाइट को फेड आउट होने दो, उतना म्यूजिक को कैरी ऑन करके लेके जाओ। दिस आई डिड नॉट थिंक। And Sangeeta says, Dada, do you feel, what do you feel about lack of kind of highlights or
For that matter, same color tones in light and costume worn by dancers on stage? A very technical question, also very important for the dancers. Dada, what do you feel about the lack of any kind of highlights, or for that matter, same color tones in light and costume worn by dancers on stage? Yes, Dada. ऑन स्टेज, यस। अब लाइक कई बार क्या होता है कि अब आपने कोई कॉस्ट्यूम, या तो आप पहले से डिस्कस करें कि हमारा कलर कॉस्ट्यूम क्या है, You're right. ताकि बनाने से पहले कि हम सोच रहे हैं इस Right. पे। अब आपने बना लिया, बनाने के बाद अगर अब कोई डार्क कलर आपने पहन लिया, मान जी लीजिए, और पीछे ब्लैक बैकग्राउंड है, जी तो वो तो मर्ज कर जाता। जी तो बेसिकली कलर्स हमेशा कंट्रास्ट में ही लेने चाहिए, जो थोड़े से ऑपोजिट कलर्स हो जो आपका बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड के साथ अगर मैचिंग कलर ले लेंगे, मान लीजिए अब आज मैं तो प्रेफर नहीं करता, मैं जनरली ब्लैक बैकग्राउंड में ही करना पसंद करता हूँ। ब्लैक साइक्लोरामा नहीं, ब्लैक पर्दा हो पीछे, क्योंकि उसमें आपकी हाईलाइट, जो ये साइड की हाईलाइट्स होती है, बहुत अच्छी आती हैं। और पीछे का बैकग्राउंड जब व्हाइट होता है तो वो सारा का सारा गायब हो जाता है। वो डांसर जैसे आप साइक्लोरामा ऑन करते हैं, अनटिल साइक्लोरामा में आप दिखाना चाह रहे हो या कोई विजुअल दिखाना चाह रहे हो तो अलग चीज है। अदरवाइज ब्लैक बैकग्राउंड इज ऑलवेज अच्छा फॉर ए लाइट डिजाइनर ऑल्सो, आई थिंक फॉर फोटोग्राफर ऑल्सो, पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। तो क्योंकि उस पर डेप्थ आती है, डेप्थ आती है पूरी। अब आप जैसे इसको व्हाइट कर देते हैं, ओपन कर देते हैं, तो वो पीछे व्हाइट होते ही सारे कलर्स उस पर स्पिल हो जाते हैं, सारे के सारे उस पर स्पिल हो जाएंगे, तो वो फिर उसके इफेक्ट को खत्म कर देता है। लेकिन कई बार मजबूरी होती है हमें कि भाई पीछे हमने वाटर इफेक्ट दिखाना है, या कोई आपके गोबोस दिखाने हैं लाइट के, या कोई इफेक्ट दिखाना है, तो वो एक मैटर है जहां पर हमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कि नहीं, फिर तो हमें साइक्लोरामा ओपन रखेगा। लेकिन ब्लैक सबसे अच्छा है। Okay. And Sangeeta says thank you for stating that. That is अच्छा दादा, मुझे ये बताओ, आपको सबसे मजा किस में आता, ऑडिटोरियम में लाइटिंग करना या ओपन एयर? जैसे ये संगीत नाटक एकेडमी का जो बाहर का स्टेज है, जिसमें बरगद का पेड़ है, उसके नीचे कृष्ण लीला चल रहा है या कोई प्रोडक्शन चल रहा है, तो आपको मजा किस में आता है? कि ओपन में करने में ज्यादा मजा आता है, या आपको लगता है कि ऑडिटोरियम इज बेटर? देखो क्या होता है कि नॉर्मल रूटीन में जब हम कोई काम करते हैं, इस लाइन का यही सबसे बड़ा मजा है कि आपको रोज एक नया चैलेंज मिलता है, रोज एक नया वेन्यू, सबके लिए, मेरे लिए भी है तो डांसर के लिए भी है। अगर आप कहीं आज कमानी में कर रहे हो, कल मेघदूत में कर रहे हो, या परसों श्री राम सेंटर में कर रहे हो, तो सब बदल गया, सब कुछ बदल गया आपके लिए। डेली नया चैलेंज है किसी के लिए, ठीक है ना। अब आप जब आप करते हैं, अब आपने जैसे इंडोर में किया, नेचुरली इंडोर में हमें थोड़ी इजी होता है काम करना। अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, मेरे लिए काम करना इंडोर में इजी है, जी मेरी मेहनत कम लगती है उसमें बोलो। लेकिन आउटडोर में आपकी मेहनत बढ़ जाती है, क्योंकि आउटडोर में आपको इंडोर में लाइट एडजस्टमेंट करना आपके लिए आसान है। आप दिन हो, सूरज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको एडजस्ट कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। आउटडोर में अगर आपको लाइट एडजस्ट करनी है, शाम को 7 बजे शो स्टार्ट हो जाएगा, आपको शाम को 5 बजे तक लाइटें फोकस करनी है, तो आप सूर्य देव भी आए हुए हैं, आपको उसी में अंदाजे से लाइट सेट करनी है, तो वो बड़ा मुश्किल होता है कई बार करना, क्योंकि आंखों में सूरज आ रहा होता है और आपको उसी में बल्ब सेट करना होता है कि, क्योंकि एक बार शो शुरू हो जाएगा तब आप कुछ नहीं कर सकते उस टाइम, यू कांट डू एनीथिंग। तो वो फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन हर जगह, जैसे कि मैंने पहले बोला, कि दोनों के अलग मजे हैं। मतलब मेरे लिए तो दोनों काम में मजा है, और मेरे को तो डेली का चैलेंज है मेरे लिए। चाहे आज मैं लाइटों में काम करता हूँ, वो भी चैलेंज है मेरे लिए, और मैं 10 लाइटों में काम करता हूँ, वो भी मेरे लिए चैलेंज। दादा, और एक सवाल, एज अ ऑर्गेनाइजर एंड फाइनेंसर, दादा खर्चा किसमें ज्यादा है? खर्चा किसमें ज्यादा है? फिर मैं सोचती हूँ कोविड के बाद मुझे क्या करना है। ओपन स्टेज में खर्चा ज्यादा है, मेघदूत लेना है।
देखो अगर क्योंकि एम्बियंस के एक हिसाब बात से कही बोलोगे, थी सोनिया ने एक बात कही थी कि दादा हर चीज में के पीछे फाइनेंस है। ये इसका है स्टेटमेंट कि हर चीज के पीछे फाइनेंस। वही तो, क्योंकि दादा क्लासिकल शो में आपको पता है स्पॉन्सरशिप्स नहीं मिलते हैं। मैं बहुत ज्यादा मिनिस्ट्री के पीछे भाग नहीं सकती हूँ। अगर मुझे काम करना ही होता है तो ये होता है कि अब मैं अपना पेंट हाउस बनाऊं या मैं शो करूं। तो मुझे लगता है जब पेंट हाउस रहने दो, शो ही करते ज्यादा मजा आता है। बहुत बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, ऑडियंस को अच्छा लगता है। तो मुझे एज अ फाइनेंस से बहुत सोचना पड़ता है कि मैं कौन सा करूं। तो मैं आपको अभी से पूछ रही हूँ कि मैं कौन से में खर्चा कम है। कीपिंग इन माइंड द क्वालिटी ऑफ द वर्क नहीं ऑल्सो। नहीं देखो, हाँ देखो, हर चीज का एक, अब अगर मेघदूत में करोगे तो उसके एम्बियंस की कोई कीमत नहीं है। मेघदूत का जो एम्बियंस है वो तुमको कमानी में नहीं जी मिलेगा। वो जो बरगद का जी पेड़ जो तुमने बताया, पीपल का जी पेड़ जो निकल के आ रहा है, उसकी जो ब्यूटी है वो तुमको कमानी में नहीं मिल सकती। जी तो वो जी एक हर जगह की अलग अलग ब्यूटी है। हाँ लेकिन जी। ओपन एयर में खर्चा ज्यादा आता है, ज्यादा आता है ओपन एयर स्टेज। मैं आपको बाद में कॉल करके पूछूंगी कितना खर्चा ज्यादा आएगा। শো के बाद কল करूंगी कि दादा কত খরচাটা কতখানি বাড়বে বলুন তো, একটু বলুন তো। क्योंकि दादा ना वो सपने तो बहुत देखते हैं, क्योंकि आई वांट टू गेट बैक द महाराष्ट्र व्हिच आई डन 2 इयर्स बैक। और कथक को ओडिसी के साथ जोड़ना, कथक को भरतनाट्यम छाव के साथ जोड़ना, और बहुत सुंदर प्रोडक्शन। एंड द ऑडियंस आल्सो वांटेड बैक कि वो महाराष्ट्र में वापस लाऊं। और वो भी कोविड के बाद ही मैं सोच रही हूँ स्टार्ट टिकटिंग। Yeah, Sangeeta, there's so many problems. Even ticketing has, you have to understand कि जब हम बहुत लोग बात करते हैं टिकटिंग की, टिकटिंग में you have also the permission from the entertainment tax, and taking those permissions also is a very big thing. तो वो भी है, बट यस इट्स अ वेरी गुड। आजकल काफी आर्टिस्ट दादा और স্ক্রিনে জল খাও এতক্ষণ আমরা স্ক্রিনে জল খাও কিচ্ছু হবে না। তো ticketing, yes, definitely many artists are considering. I'm still not considering because I know there are many other problems also। तो इसलिए, पर हाँ, तो दादा आपने मेघदूत फाइनल किया ना शो के लिए, ठीक है, याद रखूंगी। When after COVID we come back, so we have to go back to Sangeet Natak Academy and ask for मेघदूत बरगद के पेड़ के नीचे के लिए। और डेफिनेटली कॉल यू अप एंड आस्क यू दादा खर्चा कितना पड़ेगा ये बता दो पहले से, मैं पैसे अलग कर दूं। Sangeeta is saying if people can go for horrible movies, they better pay for good stuff. The thing is, Sangeeta, I would like to answer that that people do not have the taste only. They don't understand what is good and what is horrible. I'm sorry to say, I'm taking the name. मुझे सलमान खान की पिक्चरें बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, but they are blockbusters. So I really don't know what people like in those movies and what taste they are following. I really have no idea. But it is sad situation that people are not ready to pay for classical, but they are ready to pay for a popcorn and a cold drink along with the मूवी। एक शाम के वो शायद 5,000 ऐसे ही खर्च कर देंगे पिक्चर के पीछे, या 1,000 रुपए तो खर्च ऐसे ही मिनिमम होता है। अगर एक फैमिली भी जाती है पिक्चर देखने तो 1,000 रुपए तो ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। वेरएज आई डोंट थिंक क्लासिकल के लिए खरीदने के लिए दे रियली वांट टू। मे बी हमने उनकी आदतें बिगाड़ दी हैं, मे बी क्या दादा, आपको नहीं लगता? हाँ नहीं हमने बिल्कुल, खासकर दिल्ली में तो एक पास पास की या उसकी आदत बहुत ज्यादा है। क्योंकि दिल्ली, बॉम्बे में ये कल्चर है कि आप टिकटेड करते हैं, टिकटेड उसको देखते हैं। दिल्ली में ये है नहीं कि नॉर्मल रूटीन में फिर पता लगेगा कि ऐसा नहीं है कि सारे लोग अभी कोशिश करते भी हैं टिकटेड शो करने का, लेकिन बहुत कम, बहुत बहुत कम है जो टिकटेड शो में हिम्मत कर राइट पाते हैं। और फिर टेक्निकलिटीज जो है, जैसा कि तुमने बोला कि इंटरटेनमेंट टैक्स से परमिशन, ये वो प्रॉब्लम्स हैं।
वो तो है ही है, वो तो एक अलग अलग इशू है ऑल टुगेदर। तो एज ए ऑर्गेनाइजर उस पर ध्यान दोगे या एज ए कोरियोग्राफर अपने परफॉर्मेंस की तरफ ध्यान दोगे, वो भी एक एग्जैक्टली बहुत बड़ा मुद्दा वही हो वही जाता है उस एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। इसमें सोनिया गुप्ता राव कह रही, आई थिंक वी नीड न्यू ऑडियंसेस अदर देन आर्ट फर्टर्निटी, देन मे बी देयर बी गुड रिजल्ट्स। सोनिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन दिल्ली शोज आर्टिस्ट का परफॉर्मेंस आर्टिस्ट बहुत कम देखने जाता है, सॉरी। एक तो ये भी एक इनसिक्योरिटी का प्रॉब्लम है ना दादा? बहुत कम बिल्कुल। आर्टिस्ट होते हैं, पूरा लॉबी ऑडियंस होता है, बहुत कम आर्टिस्ट होते हैं जो कि दूसरे आर्टिस्ट का शो देखने आता है। द वर्स्ट पार्ट इज कथक विल गो फॉर कथक, वो भी उनके फ्रेंड्स होंगे तो। ओडिसी विल गो फॉर ओडिसी, भरता। आई गो फॉर ऑल काइंड्स ऑफ शोज बिकॉज आई लाइक, एंड इफ पीपल कॉल मी विथ लव आई डेफिनेटली गो, और मैं उनको लाइव भी कर देती हूँ क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं देख पा रही हूँ तो थोड़े लोग और भी देख ले उस आर्टिस्ट को, बिकॉज आर्टिस्ट नीड एन एक्सपोजर। बट मुझे लगता है बाहर के लोग ज्यादा होते हैं, आर्टिस्ट की क्राउड कम होती है। एंड you can, we have to build the good taste. Yes, we have to build a good taste, and I will share ideas with you about the ticketing show. Yes, we shall talk. And Gauri Divakar has just recently done, last year I think she did a ticketed show for her production, and I think that was quite gutsy and good, to do something, to come up and stand up and do something like that. That was amazing. And Vibhaji says exactly कि मुझे लगता है वो उन्हीं बात पे कह रही कि आर्टिस्ट आर्टिस्ट के शो पे ही नहीं जाते हैं, ये भी एक है प्रॉब्लम। एंड सोनिया गुप्ता कह रही लोग ऑडिटोरियम से निकल के 2000 की बिरयानी खा लेते हैं, लेकिन 500 रुपए की कंसर्ट टिकट लेने में उनके पास, दे वांट पास। 500 तो बहुत ज्यादा बोल रही हो सोनिया, है ना शोनित दा? 500 টাকা বেশি বলছো बिल्कुल। না? हाँ हाँ बिल्कुल, इतने इतने भी वो डोनर पासेस के लिए, बड़े शोज के लिए मांग ले। नॉर्मल रूटीन में तो 200 का टिकट भी नहीं खरीदते। 100-200 तक आप का आप टिकट है, हाँ। आप एनएसडी के जो थिएटर्स होते हैं, जब ये बारंगम में टिकटेड शोज होते हैं, कहाँ उनमें ऑडियंस होती है? तो वही प्रॉब्लम है, क्योंकि वो गवर्नमेंट बैक्ड है इसलिए चल जाता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, ऑडियंस नहीं भी है फिर भी होना है। It's not like that in the Western dance scene in Delhi, though. Okay, she must be talking कि those are tickets. दीदी ओपन फोरम में थोड़ी इज्जत रखी है, दीदी ओपन फोरम में थोड़ी इज्जत नहीं, एक्चुअली सोनिया ये ओपन फोरम मैंने इसीलिए शुरू किया था कि हम बेइज्जती से बात करें, क्योंकि यही जो हम इज्जत रख रख के और ढक ढक के जो चलते हैं ना, उसी उसी पर्दे को मुझे खोलना है कि भैया इतना सुंदर नहीं है जितना सुंदर आप दिखाना चाहते हो, और लेट्स गेट टॉकिंग नाउ कि क्या हमें बदलने की जरूरत है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इस उतार के ही बात कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि बहुत रंगीन दुनिया है, रंग सिर्फ स्टेज पे दिखता है पर पीछे बहुत मुश्किलें हैं। और हंस रही है। और ये संगीता, दादा संगीता कह रही है आई पेड 500 watching contemporary. Yes, Sangeeta, I think the contemporary shows have marketed themselves very well, and we need the classical dancers and the companies, we need to get into that sort of marketing and publicity. 100-150 की टिकट्स खरीदते तो बहुत बड़ी बात होगी। हाँ जी विभा जी, वही है कि टिकट्स ही खरीद ले तो बहुत बड़ी बात होगी। तो वो तो अभी हम मूल्य देख ही नहीं रहे कि 100 हो या 150 हो कि 500, कि अगर टिकट्स खरीदने को राजी हो जाए ऑडियंस और आके देखे तो बहुत बड़ी बात होगी। हाँ, तभी बहुत बड़ी बात है। ये भी सोचेंगे कि हाँ ये बदलाव हम थोड़ा ला पाए हमारी बातचीत से, या थोड़ा सा ये बात फैली। आज तो इन्हीं का शो में भी शटल करना पड़ रहा है। हाँ, हम लोग कोशिश करते हैं इन्हीं और मैं कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा अपना टाइम अलग रखें, पर ऐसा होता है कि जब हम फ्रेंड से बात करना शुरू हो जाते हैं तो दादा से बात करना, दादा के पास इतना एक्सपीरियंस है, इतना कुछ सीखने को है, तो थोड़ा सा इधर उधर होता है। तो इन्हीं का शो मैं रिकॉर्डेड वाला देख लूंगी और फिर बात कर लूंगी।
ये अंडरस्टैंडिंग हम लोगों में है। टचवुड आई हैव वेरी गुड फ्रेंड्स। मेरी किस्मत अच्छी है कि मैंने बहुत अच्छे दोस्त बनाए दादा इस फर्टर्निटी में, और वो अंडरस्टैंडिंग है, चाहे वो आपसे हो या संगीता से हो या विभा जी से हो या इन्हीं से हो या विभा या गौरी से हो। सो आई थिंक आई हैव दैट काइंड ऑफ नाइस अंडरस्टैंडिंग विद ऑल ऑफ देम। अच्छा, इट इज लाइक नहीं गिविंग नहीं, ये बहुत रॉयल्टी। जरूरी है। जी दादा, जी दादा, ये अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक दैट इज द ओनली वे वी कैन ब्रिंग द फर्टर्निटी टुगेदर। दादा इसमें ये भी कह रही कि इट इज गिविंग रॉयल्टी टू द फोटोग्राफर्स। यस एग्जैक्टली, दिस इज ऑल अबाउट द रॉयल्टी की बातें करें, जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी काफी अभी फाइट चल रही है। आई थिंक सोनू निगम इज फाइटिंग विद इट कि सिंगर्स की रॉयल्टी को लेके। एंड आई थिंक लता मंगेशकर जी had started the whole voicing out about the royalty, and now even Sonu Nigam is doing the same thing. और ऑब्वियसली तो जब शुरू हुआ तो टकरार होगी। संजीत देबरॉय सिंह, संदीप दा, टेल अस अबाउट योर फर्स्ट शो एज लाइट डिजाइनर, फॉर whom was it and when? Very nice question, संजीत। কার জন্য ছিল দাদা? Sanjit, in 2005, फर्स्ट इंडिविजुअल शो। उससे पहले जितने भी शोज में जाते थे हम लोग एज ए असिस्टेंट टू गौतम दा, उनके साथ असिस्ट करते थे जाके। और उसके बाद जब पहला शो करने का मौका मिला तो मेरे को अभी भी याद है कि गीता चंदन जी का शो था होटल में किसी, और वो एक फन था, और गौतम दा कहीं बिजी थे तो उन्होंने बोला कि ये शो, वो शो गौतम दा ने डिजाइन किया था, तो मेरे को जाके सिर्फ एग्जीक्यूट करना था, डिजाइनिंग नहीं करनी थी, सिर्फ एग्जीक्यूट करना। तो पहला शो वो था मेरा जिंदगी का जो मैंने गीता चंदन जी के लिए किया था एज ए इंडिविजुअल लाइट डिजाइनर। और वाह, वो शो अभी भी मुझे याद है कि जब मैं करने गया था तो लिटरली मतलब जितना भी सब कुछ मेरे सामने था, लेकिन फिर भी एक होता है कि नर्वस, मेरे हाथ कांप रहे थे डिमर पे ठीक पैनल पे की, जबकि मुझे पता था सब कुछ किया हुआ है गौतम दा के साथ, सब कुछ किया हुआ है, शोज भी किए हुए हैं, लेकिन फिर भी एक एंजाइटी बहुत भयंकर थी मेरे अंदर कि पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा। और हो गया, शो खत्म हो गया। करने के बाद मैं इतना नर्वस था कि मैं मिला भी नहीं, मैं चला गया वहां ओहो, से सीधे मतलब घर। आप गीता चंदन से नहीं मिले? हाँ, शो के बाद में मिला नहीं, मैं चला गया, मैं क्या पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन फिर अगले दिन मिले उन्होंने मेरे को बोला कि तू मिला क्यों नहीं। मैंने बोला कि मैं थोड़ा नर्वस। कहता नहीं, ठीक है मैं समझता हूँ, नहीं उनका हो गया था, बहुत अच्छा हुआ और कोई वो नहीं है। तो ये चीजें जो है ना ये होती हैं जिंदगी में, जो शायद पता नहीं पहली बार अगर कोई स्टेज पे उतरा होगा लाइफ में, या पहली बार अगर तुमने किसी के लिए प्रोफेशनल फोटोग्राफी की होगी तो शायद किया नहीं किया, मैंने तो किया था। दादा, व्हाट इज योर फेवरेट पास टाइम? मतलब अगर काम नहीं कर रहे हो तो आपका सबसे हॉबी या फेवरेट पास टाइम क्या है? रिसेंटली या मतलब ओवरऑल? लाइफ में ओवरऑल, ओवरऑल। ओवरऑल ओवरऑल तो म्यूजिक सुनना है, म्यूजिक सुनते हैं, और या फिर मूवीज वगैरह जो देखते हैं, मूवीज हैं या म्यूजिक गाने सुनते हैं। आप तो बहुत घूमे हो, क्योंकि इन्हीं बोलता है काश मैं भी लाइट डिजाइनर होता, फोटोग्राफर को भी ले जाता कोई अपने साथ साथ। संदीप दादा को देखो, वो हर जगह घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है। तो आप तो बहुत घूमे, यू लाइक यू हैव गॉन ग्लोबली। तो आपको सबसे सुंदर जगह कौन सी लगी? बिकॉज इसमें हम लोग आपको अ, भी जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ में अ, आपको मजा क्या आता है? देखो, नॉर्मल रूटीन में सारी जगह हमारे मतलब इंडिया भी बहुत, हिंदुस्तान भी बहुत घूमा हूं मैं, पूरा देखा, बहुत अच्छा है हमारा देश। थोड़ी बहुत हमारे यहाँ पे जो कमियां हैं वो तो चलो ठीक है, अलग चीजें हैं। लेकिन बाहर के देशों में अगर मैं बोलूँ तो जो मेरे को पर्सनली, अगर मेरे को जो बहुत अच्छा लगा था, तो नेचुरली जो शायद सभी की पसंद होगी वो है स्विट्जरलैंड।
ओ जो मैं 2 बार गया, और लकीली मैं वहाँ पे एक प्रोडक्शन के लिए गया था। वहीं की डांस कंपनी थी, देर बेस्ड एट बेसल, ओके। म्यूजिका फ्लोरिटा बोल के है, एंड दे आर बेस्ड एट बेसल ओनली। तो उन्होंने मुझे कॉल किया था फ्रॉम इंडिया टू डू लाइट फॉर देयर प्रोडक्शन। ओके, तो नाइस। उन्होंने मेरे को 7-8 दिन पहले बुला लिया, और जब मैं वहां वाओ। पहुंचा तो उनका प्रोडक्शन भी तैयार नहीं था। हाँ ओ हाँ। तो उन्होंने मेरे को बोला कि मैंने बोला क्यों बुलाया, बोले नहीं, वी थॉट कि यू शुड बी हियर, एंड मैंने कहा आ तो गया, स्मूथली। अब आपका तो प्रोडक्शन भी तैयार नहीं है, एंड तो क्या क्या करूंगा। तो बोले कोई बात नहीं है, आप आ गए हैं, आप यहाँ पे रहिए, और अपना हम आपको रेल पास बना देते हैं, यूरो पास या रेल पास जो होता है उनका, और आप वाओ, घूमिए, आप जहां जहां घूम सकते हैं स्विट्जरलैंड। तो मैंने चार दैट्स पांच वेरी दिन नाइस। मैं खूब सवेरे निकल जाता था, और सारा दिन घूम के रात को वापस आता था उनके यहाँ पे। मेरे को बहुत तो वो दिल मेरे को बहुत है अच्छा दादा लगा। कि स्विट्जरलैंड जाके हाँ, 1 महीना रहने का। 1 महीना यूरो रेल एक लेके महीना बस रहने। घूमते जा, 1 महीना पूरा वहीं पे। और काम नहीं करना, मुझे काम नहीं करना, आई डोंट वांट टू वर्क। मुझे डांस नहीं करना, मुझे हाँ सिर्फ मस्ती करनी है, देखना। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, इट्स अ नेचर्स वर्ल्ड, तो मुझे सिर्फ देखना है। और कौन सी जगह आपको हाँ। पसंद है? आप कुछ कह और रहे उसके थे और अलावा कुछ? मैं पूरा नॉर्दर्न आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड बहुत सुंदर है। और आपका बेसिकली उसके अलावा यूएस तो हमारे यहाँ हमारे जैसा ही है। यूएस में ऐसा कोई, मेरे को ऐसा कोई अर्टिकुलर कोई एक आधे पॉइंट पे छोड़ के बाकी सारा यूएस सेम ही है, कोई फर्क नहीं है यूएस में और हमारे देश में। वो ऐसी कोई नेचुरल ब्यूटी बोल के वहां पे ऐसा कुछ नहीं है कि आंख फाड़ के देखने का हो। लेकिन हाँ। ठीक है, मतलब सुंदर के हिसाब से यूरोप बहुत रिच है, हिस्ट्री के राइट, हिसाब से भी और कल्चर उसके हिसाब से। राइट। Yes, Sanjeet has another question. Thanks. And what was the one thing you recall as learning from Gautam Da? I mean the mantra. अच्छा, तुमको इतनी जल्दी मंत्र मिल जाए? तुमको क्या लगता है ये प्लेटफॉर्म में संदीप दा आपको मंत्र देने वाले हैं? बट दैट्स अ टेक ऑफ संदीप दा, दैट उसको संजीत को आपका मंत्र चाहिए, गौतम दा वाला मंत्र चाहिए। आप आपका कॉल है, मुझे नहीं बता। मैं तो हट रही हूँ इसके बीच में से। नहीं नहीं, कोई बात नहीं उसमें। देखो, आपको सबसे पहले तो उतना खुशकिस्मत होना पड़ेगा कि गौतम जैसा गुरु मिले, गौतम दास जैसा कोई गुरु मिले। सबसे पहले तो उतनी किस्मत होनी पड़ेगी आपकी, क्योंकि वो शायद मेरी थी। मतलब उन्होंने अपने जब मैं सीख रहा था या करता था, वो बताते नहीं थे कि मैं शोज में आ रहा हूँ, और वो चुपचाप आके शोज देख के चले जाते थे। अपना आते थे, देखते थे और चले जाते थे। और जब हम उनसे अगले दिन मिलते थे, तो प्यार से, जिसको बोलते हैं ना, प्यार से डपटना, डांटना कि वो क्या था, वो फॉल्ट क्यों हुआ। और उन्होंने पूरा ओवरऑल स्टेज सिखाया। आप मतलब उन्होंने ये नहीं बोला कि तुमको सिर्फ लाइट करने गए हो तो सिर्फ लाइट ही तुम्हारा वो है। एक स्टेज का जो एक डेकोरम होता है कि विंग्स सीधी होनी चाहिए, माइक्स की तार नजर नहीं आनी चाहिए, वो बिल्कुल ठीक से होनी चाहिए। मतलब ये सब भी उन्होंने हमको सिखाया। ये सारा भी आपका काम नहीं है, लेकिन एक किसी उसको करने के लिए आपको प्रोडक्शन को ऊपर अच्छा दिखाने के लिए, एक नीट क्लीन दिखाने के लिए ये चीजें भी जरूरी हैं। अगर ये मिस हो जाती है किसी से गलती से, तो आप उसको करा दो। ये मत सोचो कि मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम तो वाह, है नहीं, मैं क्यों बोलो कि माइक की तार टेढ़ी मेढ़ी जा रही है। बोले ना, ये तुम्हारा काम नहीं है, लेकिन ये बताना जरूरी है। अगर नहीं कर रहा तो तुम कर दो जाके। क्या बात, और क्या बात, हर शोज में गए हैं वो मेरे को बिना बताए हुए। क्या बात। और वहां से उन्होंने हम लोग की कमियां, देखो कमियां जानना बहुत जरूरी है, हम्म। किसी की भी, अपनी भी। और आज भी अगर मैं कोई कमियां करता हूं तो कमियां मेरे को जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक मैं कमियों पे काम नहीं करूंगा ना, तो अच्छाइयां तो सारे बताएंगे, लेकिन कमियां बताने वाला भी होना चाहिए जो आपकी कमियां बताए कि ये एग्जैक्टली। कम है आप में। हाँ, उसके लिए ये जरूरी है कि उस बंदे को भी इतनी समझ होनी चाहिए, सामने वाले को, राइट, कि वो राइट। इस चीज को समझता हो कि ठीक था। तो वो चीज भी जरूरी है। तो वो जो मंत्र है ना, वो जो एक डिसिप्लिन जिंदगी में उन्होंने डाला हमारे,
वो शायद आज भी काम करता है। वो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, मतलब वो बहुत जरूरी है वो सीखना कि आपको डिसिप्लिन लाइफ चाहिए, और आप प्रोफेशनल हैं तो आप प्रोफेशनली काम करेंगे। आप ऐसे ही जाके काम करेंगे तो प्रोफेशनल की और आप में और किसी दूसरे में क्या फर्क हो गया? फर्क रखना पड़ेगा आपको। वो फर्क आपको विजिबल होना चाहिए, किसी दूसरे को हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर जो मेरे दूसरे गुरु हैं मिस्टर ढींगरा, उन्होंने ये बोला कि संदीप तुम काम करो, बाकी सब भूल जाओ। लेट योर वर्क स्पीक, यू डोंट स्पीक टू एनीवन। अपने वाओ। आप मत बोलो, अपने अपनी अपनी बातें, अपने शोज, मैंने ये किया, मैंने वो किया, बोले कुछ नहीं है। ये सब बेकार की बातें हैं, कोई मायने नहीं रखती है ये जिंदगी में कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, फलाना, कहता सब बातें बेकार है। कहता आपको दूसरे जब तक ना बोले कि आपका काम अच्छा, तक वो काम अच्छा नहीं है। ये जिस दिन तुम सीखोगे, करोगे उस हिसाब से, तो तुम करते रहोगे। जिस दिन तुम्हारे अंदर ये आ जाएगा कि मैं तो बहुत बड़ा वो हो गया, मेरे को किसने ऐसे बोल दिया, उसने कैसे बोल दिया, कोई बात नहीं, हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलतियां होती हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि हम कंप्यूटराइज करके सब कुछ करके बैठे हुए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, गलती हो गई, हो जाती है, लेकिन आपको उसको एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा कि मैं भी गलती कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल 100% परफेक्ट एकदम गलती कर ही नहीं सकता, वो चीज नहीं। अमिता का मैं एक बोलूंगी कि आई वॉज जस्ट 18 एंड मतलब मैंने कथक केंद्र खत्म किया और मेरा फर्स्ट प्रोफेशनल शो था आईआईसी में दादा। और आप पता है आपको पैसे तो मिलते नहीं है। तो आई हैड अनदर डांसर along with me and somehow on her this thing Dada had come to do the lighting and Dada is watching me since I was 10 years old। जब मैं महाराज जी के वहां पे कृष्णा बना करती थी कृष्णायन में, तो अमिता used to see me from then। तो ऐसे शो पे है तो ऐसी बातचीत हो रही लाइट की, तो मेरा रिहर्सल हो गया, अब वो दूसरी डांसर का है तो वो आ गए। तो एकदम से उन्होंने मुझे बुलाया एंड it was complete rivalry between me and her। I was not doing touchwood because I do not believe in rivalry, and but that girl is still now also like that only, character doesn't change much। So दादा ने मेरे से पूछा, अच्छा बताओ तुम्हारी एंट्री एग्जिट, तुम्हारा आइटम कहाँ पे एंट्री एग्जिट बताओ। तो मैंने ना ऐसे दादा को देखा, दादा तो इतने लंबे हैं, तो दादा को मैंने देखा, दादा मेरे पास पैसे नहीं है। হ্যাঁ, পয়সার কথা বলবি তুই আমার সাথে? এইটুকুনি দেখেছি আমি তোকে, তুই আমার সাথে পয়সার কথা বলবি? চুপ কর তুই, सिर्फ मुझे बताओ कि तुम्हारी एंट्री एग्जिट कहाँ से। मतलब दैट काइंड ऑफ लव and that kind of care for a show, for an artist, is very less found, is very less found। वेरी नाइस। and उनकी जो ईमानदारी है जितने अपने आप से है अपने काम से है वैसे आई थिंक दूसरे आर्टिस्ट के लिए भी है। एंड आई कैन नेवर नहीं फॉरगेट है। दैट, आई और कैन नेवर फॉरगेट दैट। नहीं, बिल्कुल। आज अगर दिल्ली में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो मैं हूं, चाहे मिलिंद है, चाहे नितिन है, चाहे शरद है, सारे के सारे हम लोगों ने गौतम दास से ही सीखा है। राइट सब उन्हीं के लगाए हुए ब्रांचेस कह सकते हो, मतलब सब राइट उन्हीं से ही निकले हुए हैं। तो जी, वो जो गाइडेंस, इसलिए मैंने बोला कि गुरु अच्छा मिलना बहुत जरूरी है। गुरु बहुत मिलना बहुत जरूरी है। आपको गाइड, रास्ता वही दिखाएगा, आपको रास्ता जी। वही दिखाएगा, चलाना वही दिखाएगा आपको। रास्ते पे चलना आपने है, लेकिन दिखाएगा वही। Exactly. So beautiful, even Sangeeta is saying so beautiful। and पर उसका एक क्वेश्चन है दादा, I would like you to answer that। she has a question, और एक भी है लेंस का है, but this question I feel it is very important। what is the difference according to you between overseas organizers and Indian organizers? ये मैंने स्पेशली संगीता लिया because it is talking about you, us also artists और दादा all the fraternity, तो ये मैंने ज्यादा जल्दी जल्दी उठा लिया है कि what is the difference between the overseas organizers and Indian organizers?
ओवरसीज ऑर्गेनाइजर अगर ओवरसीज है, इंडियन नहीं है, मैं दोबारा से इस बात पे स्ट्रेस करूंगा कि राइट ओवरसीज ऑर्गेनाइजर अगर ओवरसीज वाला ही है और इंडियन नहीं है, तो आपको बहुत कुछ क्लैरिफिकेशन बहुत जल्दी हो जाती है और वो आपको अंधेरे में नहीं रखता है। वो आप उससे जो करना चाहते हैं उसको ईमेल करिए, वो आपको तुरंत रिवर्ट बैक करेगा, तुरंत आपको बताएगा कि ये चीज प्रैक्टिकल है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। लेकिन अगर ओवरसीज ऑर्गेनाइजर इंडियन है तो आपको, आप पहुंच जाएंगे और पहुंचने के बाद भी आपको नहीं पता होगा कि कल ऑडिटोरियम में आपको क्या मिलने वाला दादा, वो सिर्फ ओवरसीज इंडियन का नहीं है, इंडिया इंडियन में भी वही हालत है। है। मैं वही कह रहा हूँ कि ओवरसीज अगर इंडियन नहीं है तो आपको सारी चीजें महीनों पहले क्लियर हो जाएंगी, 2 महीने पहले क्लियर। क्या जिस दिन आप उनसे कांटेक्ट करेंगे, उस ऑडिटोरियम के इंचार्ज से या किसी से आप कांटेक्ट करेंगे। इसीलिए मैं क्या कोशिश करता हूं, जब कभी ओवरसीज के प्रोजेक्ट्स आते हैं, मैं उनसे उनका नंबर या ईमेल वो ले लेता हूं। हेलो, हाँ आवाज आ रही है? हाँ दादा, अच्छा, हाँ दादा। तो अच्छा, तो मैं उनका नंबर उनसे ले लेता हूं और मैं कोशिश ये करता हूं कि वहां के जो भी टेक्निकल इंचार्ज हैं उनसे कांटेक्ट पर्सनली करना पसंद करता हूं। और यही चीज मैं इंडिया में भी करता हूं, चाहे वो बॉम्बे में हो, दिल्ली में हो, कहीं भी हो। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपनी लेवल पे टेक्निकल टीम से बात करूं, ताकि मैं सेटिस्फाइड हूं। जब तक मैं सेटिस्फाइड या क्लियर नहीं हूंगा, मैं आगे क्या काम करूंगा। मैं अंधेरे में रहना पसंद नहीं करता। मैं अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाता जब तक मैं क्लियर नहीं हूंगा, मैं आगे क्या विजन लेके जाऊंगा। तो इसलिए मैं ये कोशिश करता हूं कि मैं पर्सनली बात करूं, चाहे कहीं भी हो, चाहे इंडिया में हो, अब्रॉड में हो। पर्सनली 1 to 1 बात करना चाहता हूं टेक्निकल टीम से, कहीं की भी, तो मुझे बहुत क्लैरिफिकेशन बहुत आसानी से हो जाती राइट। Okay, I have come to this camera because I think my DSLR is giving me a little hiccup. And yes, I am visible now. DSLR battery है। restart यस, होएगा। So now everybody is कोई बात very happy with that thing. And why are you asking this, Sangeeta? Why am I even asking this? Acha, why? Acha, everybody knows. She had another question, Dada. She had another question about the lenses. Uh, Analog, yes. She had this question. What is your personal opinion about old school analog lights and LED lights? One, which one do you prefer personally? Personally, I prefer old school analog lights because LED, what is LED? LED tone, LED is light emitting diodes. These are basically cold temperature lights. And cold temperature lights are warm lights. जो पुरानी लाइट्स हमारी होती थी वो सारी वार्म लाइट्स होती हैं। तो जो वार्म लाइट्स होती हैं वो हमारी स्किन के ऊपर जब ऑन करती हैं, हमारी स्किन के ऊपर जब पड़ती हैं, तो उसका कलर निखर के आता है। और जो आजकल जो एलईडी लाइट्स उसकी जगह आ गई हैं, वो बेसिकली क्या करती हैं कि आपकी स्किन टोन को खराब कर देती हैं। बाद में जब फोटो देखते हो या कुछ देखते हो तो बड़ा अजीब सा ब्लू या अजीब सा ग्रीन या अजीब सा पिंक, जो बहुत बुरा लगता है देखने में। लेकिन मजबूरी क्या होती है कि आजकल ज्यादातर वही लाइट्स चेंज होती जा रही है, चाहे जो भी रीजन हो कि इसकी वो कम है, लोड कम है, वोटेज कम है। लेकिन पर्सनली मेरी राय ये है कि मैं जहां भी कोशिश ये करता हूं कि कम से कम मेरे पास फेस दिखाने के लिए ओल्ड ट्रेडिशनल पावर कैन्स 1000 वॉट्स जो होती हैं वो रहे, कम से कम फेस तो दिखाएं लोगों को। खाली एलईडी लाइट से क्या होगा, खाली एलईडी लाइट दिखा देंगे, बाद में मुझे गालियां पड़ेंगी कि शक्ल भी नजर नहीं आई। क्या अजीब सा एक्सरे वाली फोटो या एक्सरे वाला वीडियो आ रहा है, नीला नीला सा वीडियो, पीला पीला सा अजीब सा वीडियो आ रहा है, और ऐसा लगेगा कि पता नहीं कौन खड़ा है। मतलब अजीब सा एक वो ऑरा निकल के आता है किसी के अंदर से।
तो पर्सनल मैं एलईडी लाइट्स एज ए बैक लाइट्स पसंद करता हूँ इफेक्ट्स के लिए, एक एम्बियंस बनाने के लिए। बाकी ट्रेडिशनल जो लाइट्स हमारी हैं वो सबसे अच्छी हैं। फॉर्चुनेटली हमारे ऑडिटोरियम्स में जो अभी भी हैं वो अभी भी हमारे पास ट्रेडिशनल लाइट्स हैं और उम्मीद करता हूँ आगे भी रहेंगी। जैसे कमानी में, श्याम सेंटर में, कहीं भी सारी की सारी ट्रेडिशनल लाइट्स अभी भी हैं। और कमानी में जैसे फ्रंट में उन्होंने एलईडी लगा दी हैं, लेकिन मेरा जब शो होता है मैं उस एलईडी को ऑफ कर देता हूँ। मैं कह रहा हूँ मेरे को नहीं यूज करना। वो कहते रहते हैं दादा इस पे ये कलर वो कलर, मैंने कहा मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को यूज ही नहीं करना है। मेरे को फ्रंट से बेसिक अपना जो एक फेस की लाइट चाहिए, मेरे को वार्म टोन चाहिए। बेसिकली वार्म टोन पुरानी लाइटों में ही निकलेगा, इनमें नहीं निकलेगा। हाँ, जहां मजबूरी होती है तो होटल वगैरह में शोज होते हैं, वहां भी मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ आप सारी एलईडी दे दो, कोई बात नहीं, मेरे को गिन के 4 लाइटें दे दो ताकि मैं शक्ल दिखा सकूं। शक्ल तो दिखाऊं, जो डांस बेचारा करने आया है उसकी अगर मैं शक्ल ही नहीं दिखा पाया तो वो क्या मेकअप किया और क्या कॉस्ट्यूम पहने, उसका क्या बेनिफिट होगा, कोई मतलब ही नहीं बनता। तो अब दिन है, अब यह कि टेक्नोलॉजी बदल रही है तो उसके हिसाब से हमें एडजस्ट करना पड़ता है। और विभा जी कह रहे इंडियन को आदत है जुगाड़ करके बेचारा फॉरेनर को लकी दिखा जाता है। और संगीता सेइंग फैंटास्टिक अगेन, थैंक यू फॉर स्टेटिंग दिस। एंड सोनिया जी ने कुछ नहीं कहा पर कुछ ब्लैंक छोड़ दिया। दादा इट वाज अमेजिंग, बहुत मजा है आपके साथ। मतलब हम तो बहुत देर बात कर सकते हैं, अगर मैं डांस और लाइटिंग पे आ जाऊं तो आई थिंक वी कैन डू अनदर 1 hour शो। बट दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर टॉकिंग लाइक अक्रॉस द टेबल और ऐसे। एंड आई थिंक इतना आज आपसे इतना हम कुछ समेट के लेके जा रहे हैं कि शायद मेरा नेक्स्ट शो थोड़ा बेटर होगा पिछले शो से, बिकॉज there's so much more that I've taken from you and I'm learning from you। और मैं फोन करूंगी आपको शो से पहले कि दादा कितना खर्चा होने वाला है बता दो पहले, मैं जुगाड़ जुगाड़ करके रखूं मैं। दिल है मेघदूत का, लेकिन मेघदूत का, तो मैं वो खर्चा पता कर लूंगी आपसे पहले ही, so that I can keep that kind of money। But it was amazing talking to you, बहुत मजा आया और इतना कुछ सीखने को मिला। एंड so many of them have joined up and they have talked to you and you are loved by everybody, you are loved by everybody। हर कोई आपसे प्यार करता है। वो आप इंसान इतने अच्छे हो, क्योंकि आई ऑलवेज से कि मुझे 20 का इंसान चाहिए, 19 का कलाकार चलेगा। तो आप तो टोटल 20 हो, 20 on 20 हो। सो ऑब्वियसली पीपल रियली लव यू एंड stay blessed, stay happy and stay positive। बहुत अच्छा लगा। एंड सोनिया says दादा बोल जाते हैं तो बोल amazing season, very informative, thank you Shandipda। And Ranjan Bashu says I would like to come to see your shows, absolutely, I will make sure that I call you this time। And amazing show, thank you Vibhaji is always there at all my shows। And it is amazing that she could make it for the shows। Shondip da next time का भाड़ मैं आपके कंधों पे देके जा रही हूँ कि आप ही को निभाना पड़ेगा, उसको लेके चलना पड़ेगा। एंड आई नहीं, होप उसमें आई कैन। थैंक्स टू यू ऑल्सो कि कम से कम टेक्निकल टीम, टेक्निशियंस को एटलीस्ट बोलने का मौका मिला। नहीं तो जनरली क्या होता है कि टेक्नीशियंस तो बैक स्टेज है तो बैक स्टेज में ही रहते हैं। तो थैंक्स टू यू ऑल्सो कि कम से कम एक फॉर्म मिला जिससे लोगों को, मतलब हम क्या कर सकते हैं उससे ज्यादा, लेकिन जितना भी हमने सीखा है आज तक, अगर थोड़ा बहुत भी अगर बांट सकते हैं या बोल सकते हैं तो वो हमारे लिए भी एक वो वाली बात है कि हमें भी एक प्लेटफॉर्म मिला, कम से कम हमारी बातें भी सुनी लोगों ने। नहीं दादा, इट्स अ कंप्लीट टीम वर्क, बिना टीम के कभी भी शो हो नहीं सकता। और जैसे मैंने इस शो का नाम दिया है शो स्टॉपर्स, बिकॉज इट इज अ पैरेलल करियर, इट इज नॉट अ बैक स्टेज। कोई बैक स्टेज के पीछे रहता है पर उसका मतलब वो बैक स्टेज नहीं है, इट इज अ कंप्लीटली अ पैरेलल करियर।
অমিতাভ দা আপনার জন্য এত ফ্যান ফলোইং হচ্ছে না, আমি থামস আপটা আমি দিয়ে দিচ্ছি সন্দীপ দাদাকে, দুটো ফুলের টুকরি আমি নিয়ে নিচ্ছি, একটা ফুলের টুকরি আমি সঙ্গীতাকে দিয়ে দিচ্ছি, ওই সঙ্গীতা দাস ব্যানার্জিকে দিয়ে দিচ্ছি। আপনার এত সবাই আপনাকে ভালোবাসে না, আমার আপনার সাথে দেখা করতে হবে, আর আপনার সাথে একটা বসে চা খেতে হবে, আমরা সবাই এসে যাবো, মানে খালি একলা আমি আসবো না, সঙ্গীতাও আসবে, সন্দীপদাও আসবে, আমরা সবাই আপনার কাছে পৌঁছাবো আর আপনার সাথে বসে চা খাবো। কিন্তু এই দুটো ফুলের টুকরি আমি নিলাম, আর संगीता तेरे को एक दे रही हूँ, बस अब खुश हो जा, दो मेरे लिए। संगीता is also saying pranam dada, Amitav da, and Sonia is saying thank you Alaknanda Didi for this series. Yes, it is my benefit only, I get to learn a lot. My guru is the best, Sangeeta. Yes, yes, but दो फूल मैं ले रही हूँ, No, दो फूल मैं even ले my रही guru is the best. हूँ। हाँ क्या हाँ My हाँ, guru बोलो। is also best. My guru is also My the guru best. is also best. Yes, so there's so much of love among all of you, and it's so nice, and I also share that love with all of you. And Dada, this is a show again, kal Sangeeta thi, aaj aap hai, kal we have the anchor Bharti Dang, because बिना सूत्रधार के भी कोई भी प्रोग्राम पॉसिबल नहीं है, सूत्रधार ही जो पहला सुर लगाता है उस शो का, पहला सुर वही लगाता है कि इस शो का आगाज क्या होने वाला है, इसकी क्या रंग ये लाने वाली है। सो टुमारो वी हैव भारती डैंग कमिंग फॉर द शो, ठीक 7 बजे यहीं पे इसी जगह पे। आई होप मेरी डीएसएलआर थोड़ा ज्यादा काम कर जाए और उसकी बैटरी थोड़ा ज्यादा काम कर जाए, बट इट वाज अमेजिंग दादा, मतलब मैं बहुत प्यार से पूछी देती हूँ। सो प्रणाम टू यू एंड अरे लॉट ऑफ तो ऐसे ही रहो बिंदास, ऐसे ही रहो बिंदास. जी दादा, एंड thank you dada, thank you for accepting me the way I am, thank you for accepting me the way I am. अरे And बिंदास. आपके my guru best पे हाँ हाँ, no doubt about it. We have to, I have to meet दादा, I have to meet दादा, सब चाय पीने जाएंगे। जैसे दादा कोविड-19 का खत्म होता, लॉकडाउन खत्म होता ना, एक हम दादा के घर चलेंगे चाय पीने, नहीं तो दादा को बुला लेंगे चाय वो पिलाने के लिए, है दादा ना? के घर चाय और मेरे घर डिनर, दोनों एक ही कॉलोनी में रहते हैं. ठीक है, एकदम एकदम मेरे को जमेगा, मेरे को फुल ऑन है, फुल ऑन। तो कल फिर से सब मिलेंगे, एंड लाइक आज दादा से हमने बहुत कुछ सुना और सीखा, उसी तरीके से वी विल शेयर अनदर जर्नी ऑफ एन एंकर भारती डैग, और ठीक 7 बजे आपको यहाँ पे आ जाना है फेसबुक लाइव पे। बट अगेन एज आई सेड, द कोरोना हैज नॉट गॉन, एंड द लॉकडाउन इन यूपी, वी हैव वीकेंड लॉकडाउन, एंड these shows keep us alive and going, and I would say ki please keep on wearing your mask, please mask pehniye, that's the best thing that you can do. Keep on wearing your mask, and keep on washing your hands, sanitize your hands, and keep a social distancing. I think this way, chatting this way, learning this way is a very good thing, and इस तरीके से हम लोग डिस्टेंस पे भी हैं पर सीख रहे हैं, बात कर रहे हैं, एक दूसरे की खैरियत जान रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही बना के रखें और अपने आप को बचा के रखें। एंड वेरी गुड नाइट, शबा खैर, नमस्ते, फिर मिलेंगे। प्रे एंड स्लीप, प्रे एंड स्लीप। দাদা থ্যাংক ইউ সো মাচ, আমি পরে আপনাকে কল করে জিজ্ঞেস করব। থ্যাংক ইউ দাদা, ঠিক আছে, থ্যাংক no ইউ problem. সো মাচ, থ্যাংক ইউ দাদা, থ্যাংক ইউ।